नमस्ते दोस्तों। स्वागत है आपका डीके नोवेल वर्ल्ड 2.0 में, वो दुनिया जहां हर कहानी सीधे दिल में उतरती है। यहां प्रेम की ज्वाला सुलगती है, प्रतिशोध की तलवार चमकती है और इंसान अपनी सीमाओं को पार कर नई मंजिलें छूता है। मैं हूं श्लोक, आपका अपना कहानीकार, और आप सुन रहे हैं डीके नोवेल वर्ल्ड 2.0, जहां हर शब्द एक नया सफर शुरू करता है। तैयार रहिए क्योंकि अब शुरू होती है असली कहानी। आशु की मिथकल आर्मी। मर जा, मेरा जायंट गोड एम्परर इनविंसिबल है। फरदीन ने जायंट गोड एम्परर को कंट्रोल करते हुए टायरेंट बेहेमोथ पर एक जोरदार पंच मारा। आशु का दिल एकदम से कांपा और टायरेंट बेहेमोथ तुरंत उसके पास लौट आया। उसे पता था कि फरदीन का गार्जियन स्ट्रेंथ को रिफ्लेक्ट करने में माहिर है, इसलिए टायरेंट बेहेमोथ जैसा स्ट्रेंथ टाइप कंपेनियन बीस्ट इस फाइट के लिए सूटेबल नहीं था। अब टायरेंट बेहेमोथ के बिना तू मुझसे कैसे लड़ेगा? आशु, बाहर निकल और मौत को गले लगा। मैं तेरी लाश को बिना नुकसान पहुंचाए छोड़ दूंगा। फरदीन उसका पीछा करते हुए उसे भड़काने की कोशिश कर रहा था, लेकिन आशु जरा भी विचलित नहीं हुआ। वो तेजी से मूव करते हुए साथ ही साथ ये भी सोच रहा था कि जायंट गोड एम्परर को कैसे मारा जाए। जायंट गोड एम्परर का डिफेंस टायरेंट बेहेमोथ की एब्सोल्यूट स्ट्रेंथ से कम नहीं थी। उसके पास स्ट्रेंथ को रिफ्लेक्ट करने की एबिलिटी भी थी। इस कवच के डिफेंस को ब्रेक कर पाना बेहद मुश्किल था। फरदीन को मारना मुश्किल नहीं था, लेकिन उसे मारने का कोई फायदा नहीं था। कॉन्ट्रैक्ट में बराबरी का हकदार होने की वजह से जायंट गोड एम्परर उसके मरते ही बच निकलता और किसी और को चूज कर सकता था। आशु का असली टारगेट फरदीन नहीं, बल्कि जायंट गोड एम्परर था। अच्छी बात बस इतनी है कि ये जायंट गोड एम्परर शायद टेरर ट्रांसफॉर्मेशन की एबिलिटी नहीं रखता, जिसके मतलब है कि उसे मारने का एक चांस अब भी है, आशु ने सोचा। अगर कोई मामूली गार्जियन होता तो आशु अब तक इनविजिबिलिटी रोब की मदद से उस पर चुपके से हमला करके उसे खत्म कर चुका होता। लेकिन जायंट गोड एम्परर का डिफेंस बहुत ही पावरफुल था। ये वो प्रॉब्लम नहीं थी जिसे किसी स्नीकी अटैक से हल किया जा सकता। फरदीन आशु के और भी करीब आता जा रहा था। जैसे ही वो उसे पकड़ने ही वाला था, उसकी आंखों में जानलेवा इरादों की आग जल उठी। आशु, अब तू बच नहीं पाएगा। इससे बात करने में टाइम वेस्ट मत करो। उसे मार डालो और अर्थ एलिमेंटल बीस्ट का कंपेनियन एग वापस छीन लो। चमन ने लाल आंखों से चिल्लाते हुए कहा। इतने लोगों की मौत के बाद अब आखिरकार उन्हें आशु को मारने का एक मौका मिला था। अगर वे आशु को मारकर अर्थ एलिमेंटल बीस्ट का कंपेनियन एग हासिल कर लेते तो ये सब कुछ वर्थ इट होता। जैसे ही वे लोग आशु के करीब पहुंचने वाले थे, उन्होंने अचानक देखा कि आशु ने एक कंपेनियन बीस्ट को बुला लिया। वो किसी ह्यूज पेंगोलिन जैसा नजर आ रहा था और आशु उसकी पीठ पर सवार हो गया। उन्हें सिर्फ अर्थ एलिमेंटल बीस्ट के कंपेनियन एग के बारे में पता था, लेकिन वो कैसा दिखता है ये इन्फॉर्मेशन उनके पास नहीं थी। इसीलिए आशु को ऐसा कंपेनियन बीस्ट बुलाते देख उन्हें लगा कि अब वो अपनी जान की बाजी लगाने वाला है। बिना एक पल की देरी किए फरदीन ने सीधा एक पंच दे मारा। टायरेंट बेहेमोथ तक जायंट गोड एम्परर का सीधा सामना नहीं कर पाया था, फिर ये मामूली सा दिखने वाला कंपेनियन बीस्ट कैसे कर पाएगा। बूम! फरदीन ने जमीन पर जोरदार पंच मारा, जिससे वहां एक बहुत बड़ा गड्ढा बन गया, लेकिन आशु और उसका कंपेनियन बीस्ट दोनों का कहीं नामो निशान नहीं था। क्या ये हो सकता है? फरदीन और चमन दोनों के मन में एक बेहद बुरा ख्याल आया। उन्होंने जैसे ही मुड़कर देखा, पाया कि आशु तो पहले ही कई दर्जन मीटर दूर जा चुका था। फरदीन ने एक और पंच फेंका, लेकिन इस बार उसने साफ देखा वो पेंगोलिन जैसा कंपेनियन बीस्ट जिस पर आशु सवार था, जमीन में घुस गया और गायब हो गया। जब वे दोबारा जमीन से बाहर निकले तो वे 100 मीटर से भी ज्यादा दूर पहुंच चुके थे। अर्थ एलिमेंटल बीस्ट! इसने सच में अर्थ एलिमेंटल बीस्ट को इंक्यूबेट कर लिया। ये कैसे मुमकिन है? चमन ने गुस्से और अविश्वास से चिल्लाते हुए कहा। चाहे जायंट गोड एम्परर कितना भी स्ट्रोंग क्यों ना हो, अगर वो अर्थ एलिमेंटल बीस्ट की स्पीड का पीछा नहीं कर सकता तो सब बेकार था। अब तो आशु को मार पाना नामुमकिन था और अर्थ एलिमेंटल बीस्ट का कंपेनियन एग छीनना तो दूर की बात थी। यहाँ तक कि अगर वे आशु को मार भी देते तो इंक्यूबेट हो चुका कंपेनियन बीस्ट अपने मास्टर के साथ ही गायब हो जाता। फरदीन अवाक रह गया। उसने ऐसा अंजाम कभी सपनों में भी नहीं सोचा था। आज तू बच गया, अपनी किस्मत मान। सिचुएशन को पूरी तरह बेकार देखते हुए फरदीन अब पीछे हटना चाहता था। किसने कहा कि तुम जा सकते हो? आशु अर्थ बीस्ट की पीठ पर सवार था और फरदीन के रास्ते में आकर खड़ा हो गया। अगर तेरे पास ये अर्थ एलिमेंटल बीस्ट ना होता तो तू कब का मेरे मुके का शिकार बन चुका होता, और अब मेरे सामने इस तरह की बातें कर रहा है। फरदीन ने कोल्ड लहजे में कहा और आगे बढ़ा। उसका इरादा साफ था, वो आशु और उसके अर्थ एलिमेंटल बीस्ट दोनों को अपने पैरों तले कुचल देना चाहता था। आशु बिल्कुल शांत रहा। उसने टायरेंट बेहेमोथ को बुलाया। साथ ही हाल ही में हासिल की गई रिजुवनेशन पिल उसने टायरेंट बेहेमोथ को खिला दी, जिससे उसकी घायल फिस्ट बहुत तेजी से ठीक होने लगी। एक हार चुके बीस्ट को दोबारा बुलाने का क्या फायदा? चाहे जितनी बार बुला ले, ये सीधा सुसाइड है, फरदीन ने मजाक बनाते हुए कहा।
आशु ने एक शब्द भी नहीं कहा और बुलाने का सिलसिला जारी रखा। अगला उसने ट्रुथ लिसनर को बुलाया। उसके कानों की 2 इयरिंग टूटकर जमीन पर गिरकर बिखर गईं और वो एक खूंखार बीस्ट की तरह जमीन पर उतरा, सीधा फरदीन की तरफ घूरते हुए। एक और स्ट्रेंथ टाइप कंपेनियन बीस्ट। कोई फर्क नहीं पड़ता, एक साथ अटैक करो, फरदीन ने बेपरवाही से कहा। लेकिन आशु यही नहीं रुका। उसने ग्रेट माइट वज्रबुल और टॉर्च ड्रैगन को भी समन कर लिया। एक तरफ बुल, दूसरी तरफ ड्रैगन, दोनों ने मिलकर फरदीन को घेर लिया। वो तो टॉर्च ड्रैगन है। ये वही टॉर्च ड्रैगन है जो सहारनपुर टेम्पल में था। चमन ने जैसे ही टॉर्च ड्रैगन को पहचाना, उसका चेहरा एकदम सफ़ेद पड़ गया। फरदीन का चेहरा भी अब अच्छा नहीं लग रहा था। आशु ने अकेले ही 5 मिथिकल कंपेनियन बीस्ट्स को बुला लिए थे। 6 परिवारों में भी ऐसा बहुत ही रेयर था। चाहे तू कितने भी कंपेनियन बीस्ट्स बुला ले, जायंट गोड एम्परर के लिए कोई मायने नहीं रखता। जब तक तू मेरे डिफेंस को ब्रेक नहीं कर पाता, तू आखिर में हारेगा ही। फरदीन ने ऐसा कहा तो ज़रूर, लेकिन अब उसकी आवाज़ में पहले की तरह कॉन्फिडेंस नहीं था। आशु ने उसकी बात पूरी तरह अनसुनी कर दी और समनिंग यानी कंपेनियन बीस्ट बुलाने जारी रखे। गोल्डन ओवरलॉर्ड स्वॉर्ड और गोल्डन बैटल गोड हेल्बर्ड हवा में उसके चारों तरफ तैरने लगे। उसी पल 2 और मिथिकल बीस्ट्स अर्थ ड्रैगन और थंडर ड्रैगन भी अपीयर हुए। दोनों काले ड्रैगन बैटलफील्ड में शामिल हो गए और अब फरदीन पूरी तरह बीचों बीच घिर चुका था। वो तो मेटलवर्क टेम्पल का गोल्डन बैटल गोड हेल्बर्ड है, और वो काले ड्रैगन सहारनपुर के अंडरग्राउंड समुद्र में थे। ये कैसे हो सकता है? उसके पास इतने सारे मिथिकल कंपेनियन बीस्ट्स कैसे हो सकते हैं? चमन की आवाज़ थरथरा रही थी। उसने आज तक किसी एक इंसान के पास इतने सारे मिथिकल कंपेनियन बीस्ट्स कभी नहीं देखे थे। हाल के सालों में 6 परिवारों के पास मिथिकल कंपेनियन बीस्ट्स की तादाद पहले से ज़्यादा ज़रूर हो गई थी, लेकिन फिर भी ओपी कोर लेवल के लोगों के पास अगर एक भी होता तो वो भी बड़ी बात मानी जाती। 2 या 3 मिथिकल कंपेनियन बीस्ट सिर्फ टॉप क्लास फिगर्स के पास होते थे, और जिनके पास 5 या 6 होते, उन्हें परिवार की असली टॉप कॉम्बैट स्ट्रेंथ यानी परिवार के पिलर के तौर पर देखा जाता था। लेकिन अभी सिर्फ आशु ने अकेले ही 10 से ज़्यादा मिथिकल कंपेनियन बीस्ट्स बुला लिए थे, और उनमें भी टायरेंट, बेहेमोथ और टॉर्च ड्रैगन जैसे टॉप नोच, डरावने और खौफनाक बीस्ट शामिल थे। इसीलिए चमन का सन रह जाना लाजमी था। इसी वक्त फरदीन के मन में बस गालियां ही घूम रही थीं। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि आशु, जो शेरगिल परिवार का सीधा वारिस तक नहीं था, उसके पास इतने सारे मिथिकल पेट्स होंगे, और वो तो ऐसे बुलाए जा रहे थे जैसे ये कोई मामूली बात हो। अब फरदीन को पछतावा होने लगा था। भले ही जायंट गोड एम्परर की स्ट्रेंथ पावरफुल थी और उसका डिफेंस लगभग इनविंसिबल था, लेकिन कौन गारंटी दे सकता था कि आशु के किसी बीस्ट में उसे रिस्ट्रेन करने की एबिलिटी नहीं थी। फरदीन की जानकारी के मुताबिक टॉर्च ड्रैगन के ब्राइट टॉर्च विजन वर्ल्ड की पावर सभी लिविंग क्रिएचर को निगल सकती थी। जायंट गोड एम्परर भी शायद इसका सामना ना कर पाए। सब बेकार है, चाहे तेरे पास कितने भी कंपेनियन बीस्ट्स हों। अगर तू जायंट गोड एम्परर के डिफेंस को ब्रेक नहीं कर सकता, तो ये सब एक मजाक से ज़्यादा कुछ नहीं। फरदीन की आवाज़ में अब पहले जैसा कॉन्फिडेंस नहीं था। ऐसा है, आशु ने आखिरकार बोलना शुरू किया। उसी वक्त उसने 2 और कंपेनियन बीस्ट्स को बुलाए। चमन और फरदीन इन दोनों बीस्ट्स को पहचान नहीं पाए, लेकिन उनके लुक से साफ था कि वे बिना किसी शक मिथिकल क्लास पर थे। आशु ने जिन 2 कंपेनियन बीस्ट्स को बुलाया था, वे थे डॉक्टर डार्कनेस और एक्सप्लोजिव फिएंग मैन। बिल्कुल, अगर तू मेरे डिफेंस को ब्रेक कर सकता, तो इतने सारे मिथिकल कंपेनियन बीस्ट्स को बुलाने की क्या ज़रूरत थी? फरदीन ने कहा, जैसे वो सिर्फ आशु से ही नहीं, खुद को भी समझाने की कोशिश कर रहा हो। बहुत जल्दी तुम्हें समझ आ जाएगा कि इतने सारे मिथिकल कंपेनियन बीस्ट्स का क्या यूज़ है। आशु ने अपना हाथ लहराया और उसके साथ ही टेरिफाइंग मिथिकल कंपेनियन बीस्ट्स की आर्मी जायंट गोड एम्परर की तरफ टूट पड़ी। इतने सारे खौफनाक मिथिकल कंपेनियन बीस्ट्स को एक साथ अपनी तरफ आते देख फरदीन की रीढ़ तक में झुंझुनी दौड़ गई, लेकिन अब उसके पास पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। उसे हिम्मत बांधकर इस चैलेंज को फेस करना ही था। मगर अकेला जायंट गोड एम्परर इतने सारे मिथिकल कंपेनियन बीस्ट्स का सामना कैसे कर सकता था? भले ही टायरेंट, बेहेमोथ और बाकी बीस्ट्स उसके डिफेंस को तोड़ नहीं पाए थे, लेकिन इसका ये मतलब नहीं था कि वे उसे काबू में नहीं कर सकते। टायरेंट, बेहेमोथ और ट्रुथ लिसनर दोनों ने उसके एक हाथ को कसकर पकड़ लिया। दोनों काले ड्रैगन, अर्थ ड्रैगन और थंडर ड्रैगन ने उसकी टांगों को जकड़ लिया। ऊपर से टॉर्च ड्रैगन उसकी गर्दन के चारों तरफ लिपट गया और पूरी ताकत से उसे नीचे की तरफ घसीटने लगा। जायंट गोड एम्परर का डिफेंस बेशक पावरफुल था, लेकिन स्ट्रेंथ के मामले में वो टायरेंट, बेहेमोथ से कमज़ोर था, और फिर इतने सारे मिथिकल क्रिएचर्स का एक साथ हमला झेल पाना उसके लिए नामुमकिन था। ग्रेट माइट वज्रबुल ने पूरी ताकत से फरदीन के सीने पर अपना पैर पटका, और उसी पल गोल्डन ओवरलॉर्ड स्वॉर्ड और गोल्डन बैटल गॉड हेल्बर्ड उसकी बॉडी पर एक साथ अटैक करने लगे। हालांकि वे उसके बैरियर को पेनिट्रेट तो नहीं कर पाए, लेकिन उन्होंने उसे ज़मीन पर पूरी तरह प्रेस कर दिया।
चाहे वो जितना भी छटपटाता रहा, अब उसके लिए वहां से निकल पाना नामुमकिन था। चमन जमीन पर गिर पड़ा। फरदीन अब उसकी परवाह भी नहीं कर रहा था। वो किसी तरह उठ खड़ा हुआ और उसने भागना चाहा, लेकिन तभी एक धारदार स्केलपेल अचानक हवा में अपीयर हुआ और उसकी गर्दन के आर पार कट गया। डॉक्टर डार्कनेस बेहद शालीन चाल में उसके पास से गुजरा और बिना एक बार भी पीछे देखे सीधे आशु के पास लौट गया। चमन ने डर के मारे अपनी गर्दन कसकर थामी, लेकिन उसकी उंगलियों के बीच से खून लगातार बहता रहा। उसकी आंखें फटी रह गईं। मुंह खोलकर उसने कुछ कहना चाहा, लेकिन जो होठों से निकला वो था बस खून। प्लॉप। चमन का शरीर जमीन पर गिर पड़ा, यानी कि वो मर चुका था। कितने अफसोस की बात है, आशु ने अजीब तरीके से कहा जब उसने देखा कि डेड मैन ट्री ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। आशु, तेरे पास चाहे जितने भी मिथिकल कंपेनियन बीस्ट्स हों, कोई फर्क नहीं पड़ता। तू मेरे डिफेंस को ब्रेक नहीं कर सकता। तू मुझे खरोंच तक नहीं पहुंचा सकता। फरदीन जमीन पर इतने सारे मिथिकल कंपेनियन बीस्ट से दबा पड़ा था, फिर भी उसे कोई चोट नहीं आई थी। वो हिल भी नहीं पा रहा था, लेकिन फिर भी पूरे जोर से दहाड़ रहा था। मुझे तुम्हारा डिफेंस तोड़ने की जरूरत ही क्या है, आशु ने काम अंदाज में कहा, और उसी वक्त एक्सप्लोजिव फिएंडमैन धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसकी आंखों पर बंधा आई मास्क एक शैतानी ग्लो के साथ जगमगा रहा था। उसने अपना हाथ जायंट गोड एम्परर के बैरियर पर रखा और जहां उसकी हथेली टच हुई वहां अजीबोगरीब निशान नजर आने लगे, जो धीरे धीरे पूरे बैरियर पर फैलने लगे। टाइम बॉम्ब स्किल केवल उन्हीं चीज़ों पर इस्तेमाल की जा सकती थी जो रेसिस्ट नहीं कर सकते। जायंट गोड एम्परर जैसे गार्जियन पर यह स्किल इस्तेमाल करना लगभग नामुमकिन था। लेकिन अभी के हालत में जायंट गोड एम्परर तो हिल भी नहीं पा रहा था। तू क्या करने वाला है? फरदीन का चेहरा अब पीला पड़ चुका था और उसकी आंखों में खौफ साफ साफ झलक रहा था। भले ही उसे ये ना पता हो कि वे निशान क्या कर रहे हैं, लेकिन उसे क्लियरली सेंस हो रहा था कि हालात उसके पाले में नहीं हैं। कुछ नहीं, बस मूड अच्छा है, सोचा थोड़े फायरवर्क्स हो जाएं जश्न के लिए, आशु ने काम टोन में कहा। मुझे जाने दे, हरामी तू। फरदीन ने पूरी ताकत से छटपटाने की कोशिश की। उसे अब अंदर से खतरे की पूरी आहट मिलने लगी थी। यहाँ तक कि जायंट गोड एम्परर भी बेचैनी से भागने की कोशिश कर रहा था, जैसे वो भी किसी अनजानी दहशत से कांप रहा हो। लेकिन ये सब बेकार था। इतने सारे खतरनाक मिथिकल क्रिएचर्स की जबरदस्त पकड़ के नीचे गार्जियन जायंट गोड एम्परर भी खुद को छुड़ा पाने में पूरी तरह नाकाम था। आखिरकार उसने हाल ही में ही अपने कोकून से बाहर निकलकर ये फॉर्म ली थी। भले ही वो स्ट्रोंग था, लेकिन उसमें टेरर ट्रांसफॉर्मेशन करने की एबिलिटी नहीं थी और ना ही ऐसी कोई पावर थी जो सभी पर भारी पड़ सके। गोल्डन बैरियर पर अजीब निशानों की तादाद लगातार बढ़ती जा रही थी। उन सभी से एक खतरनाक पर्पल ग्लो निकल रहा था, जैसे किसी मकड़ी का जाला। वो पूरे बैरियर को धीरे धीरे ढंक चुका था। आखिरकार आशु ने अपने सारे कंपेनियन बीस्ट्स को वापस कर लिए और तेजी से पीछे हट गया। नहीं, फरदीन को आखिरकार अपनी आज़ादी मिली। उसका पहला रिएक्शन था कवच को हटाना, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। एक्सप्लोजिव फिएंडमैन ने अपने हाथ से चुटकी बजाई और बूम। उसी पल एक तेज धमाका हुआ, जैसे कोई हाइड्रोजन बॉम्ब ब्लास्ट हुआ हो। एक गोल्डन सूरज की तरह एक्सप्लोजन्स की फ्लेम्स फरदीन को सेंटर में रखकर चारों ओर तेजी से फैलने लगीं। जो कुछ भी उसके दायरे में आया वो एक पल में ही राख बन गया। डेमन ब्लड लाइन। एक्सप्लोसिव फिएंडमैन के जायंट गोड एम्परर के सबसे स्ट्रॉन्ग बैरियर को डेटोनेट करने के चलते इतनी जबरदस्त पावर प्रोड्यूस हुई कि फरदीन को चीखने का भी मौका नहीं मिला। वो सीधे राख में तब्दील हो गया और जायंट गोड एम्परर खुद भी उस ब्लास्ट में टुकड़े टुकड़े हो गया। जायंट गोड एम्परर की मौत के साथ ही आशु को एहसास हुआ कि एक अजीब सी पावर उसके शरीर में एंटर हो रही है, जिससे स्लॉटरर एक बार फिर से इवोल्व होने लगी। फाइनली मैं परफेक्ट बॉडी की तरफ इवोल्व करने वाला हूँ। आशु ने राहत की सांस लेकर एक हल्की सी स्माइल पास की। वो कई गार्जियन मार चुका था, अगर इसके बावजूद वो इवोल्व नहीं करता तो वो नहीं जानता था कि आगे कहाँ और गार्जियन ढूंढेगा। जो स्लॉटरर अब तक आशु के शरीर को एनवेलप किए हुए थी, वो हमेशा एक इनविजिबल एग्जिस्टेंस थी। लेकिन जब से वो इवोल्व बॉडी स्टेट पर पहुंची थी, आशु उसकी मौजूदगी को सेंस कर सकता था और अब वो उसे अपनी मर्जी से कंट्रोल भी कर सकता था। हालांकि आशु अब भी उसे पूरी तरह समझ नहीं पाया था। उसका इस्तेमाल अब तक सिर्फ इमोर्टल स्लेइंग को पावर देने तक ही लिमिटेड था। इस एवोल्यूशन के चलते स्लॉटरर की फॉर्म धीरे धीरे अपीयर होने लगी। हालांकि वो अभी भी बस एक धुंधली शैडो जैसी थी, लगभग एक सिलोएट की तरह, मगर जब वो पूरी तरह इनविजिबल और अनटचेबल थी तब की कंपैरिजन में अब वो कई गुना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रही थी। जैसे जैसे वो लाइट धीरे धीरे क्लियर होती जा रही थी, आशु को रियलाइज़ हुआ कि ये लाइट कुछ जानी पहचानी सी है, जैसे उसने इसे पहले कहीं देखा हो। वो चेहरे के नक्श या शरीर की बनावट को तो नहीं देख सका, लेकिन उस ऑरा में एक अजीब सी फेमिलियरिटी थी। क्या ये वही औरत है जो मेरी हेलुसिनेशन में आई थी? आशु को अचानक याद आया कि उसने ऐसा ऑरा कहाँ सेंस किया था। वो औरत जिसने खुद कुदरत के नियमों के खिलाफ जाकर इमॉर्टल्स को मौत के घाट उतार दिया था।
और जिसकी ताकत के आगे हर नस्ल ने सिर झुका दिया था, उसकी प्रेजेंस कुछ ऐसी ही थी। जब इवोल्यूशन पूरा हुआ तो आशु बस एक सिलोएट जैसी परछाई को ही देख सका। स्लॉटरर की अपीयरेंस अब भी पूरी तरह सामने नहीं आई थी और ना ही वो कोई कॉर्पोरियल बॉडी कंडेंस कर पाई थी। आशु ने गेम में इन्फॉर्मेशन पर नज़र डाली और देखा कि स्लॉटरर वाकई परफेक्ट बॉडी पर इवोल्व हो चुकी थी, लेकिन उसका नाम और इंट्रोडक्शन अब भी पहले जैसा ही था। बस एक ही चीज़ ने आशु को ये यकीन दिलाया कि स्लॉटरर सच में ग्रो हो चुकी है, वो ये कि अब वो उससे कॉन्टैक्ट मेंटेन रख सकता था। बाकी एबिलिटीज़ को लेकर अभी भी उसे धीरे धीरे एक्सपेरिमेंट करने थे। बस इतना ही। क्या यही स्लॉटरर लाइफ सोल की फाइनल अपीयरेंस है? आशु ने उस लाइट से बने सिलोएट को देखा और उसे यकीन नहीं हुआ कि स्लॉटरर का आखिरी लुक ऐसा होगा। ये बहुत ही एब्स्ट्रैक्ट था। हालांकि आशु इसे मानने को तैयार नहीं था, मगर सच्चाई यही थी, परफेक्ट बॉडी ही किसी भी लाइफ सोल की फाइनल फॉर्म होती है। उसे बदला नहीं जा सकता। बैटलफील्ड को क्लीन करने के बाद आशु फिर से अर्थ एलिमेंटल बीस्ट पर करिश्मा के साथ सवार होकर रवाना हो गया। इस बार उसे कोई जल्दी नहीं थी, लेकिन उसकी स्पीड फिर भी धीमी नहीं थी। और सबसे अहम बात, वो जिस रास्ते पर जा रहा था वो महिम सिटी वापस लौटने वाला रास्ता नहीं था। आशु का इरादा अभी महिम सिटी लौटने का नहीं था। वो थोड़ा चक्कर लगाकर इंसानों के रिलेटिवली सेफ डिस्ट्रिक्ट से होकर निकलना चाहता था ताकि फाइन डस्ट को एडवांस कर सके। और वाकई चलते हुए उसे अभी 2 दिन भी नहीं बीते थे कि फाइन डस्ट लाइफ सोल इवोल्व होने लगी। डस्ट जैसे उस प्लेनेट ने जलना शुरू कर दिया, बिल्कुल एक छोटे से सूरज की तरह, और उससे एक अजीब सी चमक निकलने लगी। भले ही उसे ये नहीं पता था कि ये प्रैक्टिकली कितने काम का था, लेकिन फाइन डस्ट से मिलने वाला स्टैट ऑगमेंटेशन पहले से कहीं ज़्यादा स्ट्रोंग हो गया था। ग्लिमर, इवोल्व्ड बॉडी, स्काई स्टीलिंग सन शिफ्टिंग आर्ट का एवोल्यूशन वाकई आसान है। अगर मैं कुछ और स्टेप्स लूँ तो परफेक्ट बॉडी पर पहुंचना ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा। लेकिन सिविलाइज्ड कंट्री को इवोल्व करने के लिए ढेर सारी स्पेशल टेलीपोर्टेशंस की ज़रूरत है। अब क्या करूं? आशु को कोई अच्छा सॉल्यूशन समझ नहीं आ रहा था। आहूजा परिवार की मिस्टिक बर्ड स्पीड से लगातार टेलीपोर्ट कर सकती थी, लेकिन आहूजा परिवार ने इसे पहले ही इंक्यूबेट कर लिया था। उनके लिए अब इसे आशु को ट्रांसफ़र करना नामुमकिन था। आशु के पास इतने बेनिफिट भी नहीं थे कि वो उन्हें अपनी तरफ कर सके। मैं एक कदम एक बार में बढ़ाऊंगा। आशु ने रास्ते में वक्त बर्बाद नहीं किया। वो डीमन गोड कैटलॉग को स्टडी कर रहा था, ये समझने की कोशिश कर रहा था कि ये किस तरह की प्राइमोडियल एनर्जी आर्ट थी और कैसे लाइफ प्रोविडेंस और लाइफ सोल को कंडेंस किया जा सकता था। लाइफ प्रोविडेंस को कंडेंस करना मुश्किल नहीं था। प्राइमोडियल एनर्जी आर्ट और अपने टैलेंट के साथ, एज लॉन्ग एज उसके पास सफिशिएंट परसेप्टिविटी हो, तो सक्सेस कोई दूर की बात नहीं थी। लेकिन लाइफ सोल के लिए एक फाउंडेशन की ज़रूरत होती थी। आमतौर पर एक गार्जियन का ब्लड एसेंस एक फाउंडेशन के तौर पर इस्तेमाल होता है, लेकिन गार्जियन के एट्रीब्यूट का डीमन गोड कैटलॉग से मैच होना भी जरूरी था। क्या दी सेलेस्तारा का ब्लड डीमन गोड कैटलॉग की फाउंडेशन के तौर पर इस्तेमाल हो सकता है? आशु ने मन ही मन सोचा। अब तक आशु दी सेलेस्तारा की एग्जिस्टेंस के बारे में कुछ भी समझ नहीं पाया था। उसे ये नहीं पता था कि वो एक डायमेंशनल क्रिएचर थी, एक गार्जियन थी, या फिर दोनों में से कोई भी नहीं थी। हालांकि दी सेलेस्तारा चेज माउंटेन में ट्रैप थी और वहीं से आशु ने डीमन गोड कैटलॉग सीखा था। इस वजह से दोनों के कंपैटिबल होने के चांसेस नेचुरली हाई थे। शायद दी सेलेस्तारा से खून की एक बूंद हासिल करना इतना आसान नहीं होगा, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि कोई मौका नहीं है। उन गार्जियंस के मुकाबले जिनसे मुझे उनका ब्लड हासिल करने के लिए लड़ना पड़ता है, दी सेलेस्तारा के साथ बातचीत के तो चांसेस है। हालांकि मुझे नहीं पता कि मुझे किस कीमत पर यह सब मिलेगा। आशु ने ज़्यादा सोचा नहीं और डीमन गोड कैटलॉग के लाइफ प्रोविडेंस को कंडेंस करने पर फोकस करना शुरू कर दिया। आशु केवल चलते वक्त ही अपनी रिसर्च करता था। उसने कोई ट्रेनिंग नहीं की थी, क्योंकि दूसरी प्राइमोडियल एनर्जी आर्ट्स पर स्विच करना ग्लिमर को एनर्जी ऑब्टेन करने से रोकता था। जब वो इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करने के लिए रुकता तो वो अपने ख्यालों और इंसाइट्स को डीमन गोड कैटलॉग पर अप्लाई करता। सिर्फ कुछ ही दिनों में उसने काफ़ी इंप्रूव किया और लाइफ प्रोविडेंस को कंडेंस कर लिया। लाइफ प्रोविडेंस, डीमन ब्लड लाइन। आशु ने फील किया कि जब उसने डीमन ब्लड लाइन लाइफ प्रोविडेंस पर स्विच किया तो उसके बेसिक स्टैट्स में काफ़ी बढ़ोतरी हुई। उसके सभी लाइफ प्रोविडेंस में से डीमन ब्लड लाइन ने उसके फिजिकल स्टैट को सबसे ज़्यादा ऑगमेंट किया था। देखने से लगता है कि ये डीमन गोड कैटलॉग शायद एक प्राइमोडियल एनर्जी आर्ट है जो कॉन्स्टिट्यूशन के करस्पॉन्डिंग है। कॉन्स्टिट्यूशन के करस्पॉन्डिंग दूसरी प्राइमोडियल एनर्जी आर्ट स्मॉल परफेक्शन ऑफ विजडम सूत्र है, और सुप्रीम हेल किंग लाइफ सोल पहले ही परफेक्ट बॉडी स्टेट में है। तो अगर मैं डीमन गोड कैटलॉग की लाइफ सोल को परफेक्ट बॉडी में इवोल्व करता हूं, तो क्या मेरा कॉन्स्टिट्यूशन 41 पॉइंट्स तक नहीं पहुंच जाएगा? आशु परेशान था कि कैसे वो उस गार्जियन का ब्लड एसेंस हासिल करे जो डीमन गॉड कैटलॉग से कंपैटिबल हो और लाइफ सोल को कंडेंस कर सके। दी सेलेस्तारा, क्या तुम एक डील करने में इंटरेस्टेड हो? आशु ने दी सेलेस्तारा के इरादों को जानने की कोशिश की।
अगर वो उसका ब्लड ऑब्टेन कर सका तो वो इसे आजमा सकता था। कितने कमाल की बात है, तुमने सच में मुझसे डील करने की पहल की। क्या तुम मुझसे डरकर हमेशा मुझसे छुपते नहीं रहते थे? दीदी सेलेस्तारा ने चिढ़ाने वाली टोन में रिप्लाई किया। मैं तुमसे नहीं बच रहा हूँ, बस बहुत बिजी हूँ और वक्त नहीं मिल पा रहा है, वरना मैं चेज माउंटेन जरूर आता तुम्हें मिलने, आशु ने झूठी बात करते हुए कहा। ठीक है, तो आओ, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी, दीदी सेलेस्तारा ने कहा। मैं अब साउथ डिस्ट्रिक्ट के पास हूँ, सच में वापस नहीं आ सकता। जब लौटूंगा तो जरूर तुम्हें मिलने आऊंगा। आशु ने एक और मैसेज भेजा। क्या तुम उस डील में दिलचस्पी रखती हो जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ? चाहिए क्या तुम्हें? दी सेलेस्तारा ने सीधा सवाल किया। मुझे तुम्हारे ब्लड एसेंस की एक ड्रॉप चाहिए। आशु ने दांतों तले जीभ दबाते हुए मैसेज भेजा। वो थोड़ा नर्वस था, वो श्योर नहीं था कि दी सेलेस्तारा ये सुनकर उसके साथ बुरा नहीं करेगी। बैडलैंड, द कर्स्ड स्किल। ठीक है, दी सेलेस्तारा का जवाब सुनकर आशु के चेहरे पर खुशी छा गई। तुम क्या चाहती हो? मैं तुम्हारे साथ उसे एक्सचेंज करने को तैयार हूँ, आशु ने जल्दी से कहा। तुम तो मुझे देखना चाहते थे, है ना? तो फिर आओ, अगर तुम मुझसे मिलने आओगे तो मैं तुम्हें एक बूंद ब्लड एसेंस दूंगी। मुझे इसके बदले कुछ और नहीं चाहिए, दी सेलेस्तारा ने जवाब दिया। आशु का मूड तुरंत बिगड़ गया। उसने तो ये बात बस यूं ही कह दी थी। असल में उसे दी सेलेस्तारा से मिलने चेज माउंटेन जाना पड़े, इसकी तो वो कल्पना भी नहीं कर सकता था। मैं अभी सच में वापस नहीं आ सकता। क्या तुम किसी और चीज़ के लिए एक्सचेंज करना चाहोगी? यहाँ बहुत सारी नई और दिलचस्प चीज़ें हैं। चाहो तो मैं तुम्हारे लिए कुछ भेज सकता हूँ, या फिर तुम्हें जो भी एक्सपेरिमेंटल इक्विपमेंट या एपरेट्स चाहिए हो मैं खरीद दूँ। आशु ने कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अगर तुम आए तो ब्लड एसेंस मिलेगा, अगर नहीं आए तो कुछ नहीं मिलेगा। दी सेलेस्तारा के इस जवाब ने आशु को कुछ हद तक बेबस कर दिया। जब मैं वापस आ जाऊंगा तब बात करते हैं, अभी तो मैं उड़कर वापस नहीं आ सकता, आशु ने जवाब दिया और फिर अपना फ़ोन बंद कर दिया। आमतौर पर जब कोई गार्जियन अपने कोकून में होता है तब उसके शरीर में ब्लड एसेंस फ्लो होता रहता है, लेकिन जैसे ही वो कोकून से बाहर आता है वो ब्लड एसेंस उसके शरीर में पूरी तरह से फ्यूज हो जाता है। ऐसे में दोबारा ब्लड एसेंस हासिल करना आसान नहीं होता। हो सकता है कि दी सेलेस्तारा का ब्लड एसेंस किसी काम का ना हो। थोड़ी देर सोचने के बाद आशु को लगा कि चेज माउंटेन जाना फिलहाल सही फैसला नहीं होगा, क्योंकि ये डीमन गोड कैटलॉग है और 9 काले ड्रैगन भी असल में डीमन ड्रैगन ही हैं, और जिस गार्जियन को वे प्रोटेक्ट कर रहे हैं वो शायद इस डीमन गोड कैटलॉग के साथ कंपैटिबल हो सकता है। इसी ख्याल के साथ आशु ने गेम लॉन्च किया और अंडरग्राउंड समुद्र की तरफ दौड़ा ताकि उस गार्जियन का एक बूंद ब्लड एसेंस हासिल कर सके, लेकिन वो बेकार साबित हुआ। डीमन गोड कैटलॉग ने उसे एब्जॉर्ब ही नहीं किया। वो इन सिटी भी गया ये सोचकर कि शायद वहाँ कुछ काम बन जाए, मगर आउटकम वैसा ही रहा। दोनों गार्जियन का ब्लड एसेंस डीमन गोड कैटलॉग के लिए बेकार साबित हुआ। हालांकि इसका ये मतलब भी हुआ कि डीमन गोड कैटलॉग का कोई प्राइमोडियल एनर्जी स्टैट नहीं था। ये रास्ता तो काम नहीं कर रहा, आशु ने सोचा। अब उसे कोई और सॉल्यूशन ढूंढना पड़ेगा, शायद ऐसे गार्जियन ढूंढने होंगे जो अब तक अपने कोकून से बाहर नहीं निकले। डिंग, अब सिचुएशन ये थी कि उसकी ज़्यादातर लाइफ सोल और प्राइमोडियल एनर्जी आज से एक बॉटलनेक पर पहुंच चुकी थी। ऐसे में आशु के पास बस एक ही रास्ता बचा, गेम खेलना और डंजन क्लियर करना। इस बार एंडलेस सी ऑफ स्टॉर्स में शिकार करते हुए उसने वर्मिलियन बर्ड के 7 मैंशंस को पूरा कर लिया। वो सातों प्राइमोडियल एनर्जी स्किल्स ठीक वैसी ही थी जैसी ईस्ट के 7 मैंशंस की, और जब उन्हें कंबाइन किया गया तो वे एक ही स्किल में बदल गईं। जब वो स्किल एक्टिवेट करता तो उसके चारों ओर एक वर्मिलियन बर्ड की परछाई घूमने लगती, बिल्कुल ईस्ट के 7 मैंशंस की तरह। ये भी सभी प्राइमोडियल एनर्जी स्किल्स बैरियर टाइप की थीं। हालांकि उस प्राइमोडियल एनर्जी स्किल का लेवल नहीं बढ़ा। क्या वाकई मुझे सारे 28 लूना मैंशन स्किल्स इकट्ठा करनी पड़ेंगी ताकि उनकी असली ताकत सामने आ सके? आशु ने मन ही मन सोचा, लेकिन उसके पास कोई और रास्ता नहीं था, उसे शिकार का सिलसिला जारी रखना ही पड़ा। नॉर्दर्न ब्लैक टोर्टोइस के 7 मैंशंस और वेस्टर्न वाइट टाइगर के 7 मैंशंस, दोनों में एक एक स्किल की कमी थी, और इन्हें फार्म करना तो जैसे किसी श्राप से कम नहीं था। आशु को याद नहीं था कि वो कितनी बार कोशिश कर चुका था और हर बार नाकाम हुआ। आशु ने जानबूझकर कुछ और बार शिकार किया, और एक खुशनसीब मोड़ पर आखिरकार उसे वेस्टर्न वाइट टाइगर की 7 प्राइमोडियल एनर्जी स्किल्स मिल ही गईं। जब ये 7 स्किल्स एक साथ मर्ज हुईं तो जो नई प्राइमोडियल एनर्जी स्किल सामने आए वो भी अजूर ड्रैगन और वर्मिलियन बर्ड जैसी ही थी, यानी कि एक प्रोटेक्टिव एनर्जी स्किल। लेकिन फिर भी उसका लेवल नहीं बढ़ा। अब आशु ने पूरी ताकत झोंक दी। वो बार बार एंडलेस सी ऑफ स्टॉर्स को फार्म करता गया, उसे हर हाल में आखिरी स्किल निकालनी थी, ताकि ये पता चल सके कि जब सारी 28 लूना मैंशन स्किल्स इकट्ठा हो जाएं तब असल में क्या होगा।
हालांकि आशु ने करीब 10 दिन तक लगातार शिकार किया और अनगिनत बार अपना खून बहाकर खुद को रिवाइव किया, लेकिन आखिरी मेंशन की स्किल कभी भी ड्रॉप नहीं हुई। फिर भी इस दौरान एक अच्छी बात यह हुई कि उसे एक और डीमन ब्लड ट्रू ड्रैगन कंपेनियन एग मिल गया। इसके स्टैट्स पहले 2 एग्स जैसे ही थे, लेकिन ये वाला हेवन ड्रैगन था। अब आशु के पास 9 डीमन ब्लड ट्रू ड्रैगन्स में से हेवन, अर्थ और थंडर थे। लेकिन जब उसने इन तीनों ब्लैक ड्रैगन्स को फ्यूज करने की कोशिश की तो वो नाकाम रहा। उसने कितने भी कॉम्बिनेशन आजमा लिए, हर बार यही इशारा मिला कि मेन बॉडी की कमी है। ये मेन बॉडी क्या भला है? कहीं ऐसा तो नहीं कि जिस डीमन ब्लड ट्रू ड्रैगन के पास लिमिटलेस ड्रैगन पल है वही 9 ब्लैक ड्रैगन्स का मेन बॉडी हो? आशु ने अंदाज़ा लगाया, लेकिन जब तक वो लिमिटलेस ट्रू ड्रैगन कंपेनियन एग हासिल ही नहीं कर लेता तब तक उसका ये अंदाज़ा बिल्कुल बेकार था। हर बार जब आशु रिस्पॉन करता तो वो फिर से बेबी टाइगर का शिकार जरूर करता, लेकिन इतनी लंबी मेहनत के बाद भी कोई कंपेनियन एग ड्रॉप नहीं हुआ। कुछ मिथिकल क्रिएचर्स के साथ भी यही हुआ, उनके कंपेनियन एग्स का ड्रॉप होना बेहद डिफिकल्ट था। अगर विशानग्र भी टॉर्च ड्रैगन की तरह एक सिंगल एट्रीब्यूट कंपेनियन बीस्ट है तो फिर इतनी बार फार्म करने के बाद एक एग तो ड्रॉप होना चाहिए था, है ना? या फिर मेरी फॉर्मिंग की टेक्निक ही गलत है? जैसे मेडुसा के लिए एक स्पेशल तरीका चाहिए होता है, क्या वैसे ही विशानग्र के लिए भी कोई स्पेशल कंडीशन होती है जिससे कंपेनियन एग ड्रॉप हो? थोड़े वक्त तक सोचने के बाद आशु के मन में एक पॉसिबिलिटी आई, कहीं ऐसा तो नहीं कि विशानग्र से तभी कंपेनियन एग ड्रॉप होता है जब उसे कोई ऐसा मारता है जिसका लाइफ प्रोविडेंस बेहद फरोशस हो। इस थ्योरी को टेस्ट करने के लिए आशु ने उसे आजमाने का फैसला किया। फी एंड आर्मर टाइगर सोल जनरल का लाइफ प्रोविडेंस वाकई बेहद फरोशस था, लेकिन वो अभी भी सिर्फ एपिक क्लास पर था। ऐसे में विशानग्र जैसे खतरनाक मिथिकल क्रिएचर को मार पाना बिल्कुल भी मुमकिन नहीं था। शुक्र है कि आशु के पास काफ़ी मिथिकल कंपेनियन बीस्ट्स थे। बिना कोई देरी किए उसने तुरंत अपनी मिथिकल पेट टीम को बुलाए और उन्हें लेकर विशानग्र टेम्पल में धावा बोल दिया। सबने मिलकर विशानग्र पर चारों तरफ से अटैक किया और उसे पीट पीट कर बुरी तरह कुचल दिया। इसके बाद फी एंड आर्मर टाइगर सोल जनरल सामने आया और लगातार अटैक करता रहा, बार बार बिना रुके। आधे घंटे से ज़्यादा वक्त तक लगातार हमला करने के बाद आखिरकार उसने विशानग्र को मार डाला। डिंग, मिथिकल क्रिएचर विशानग्र मारा गया, कंपेनियन एग ड्रॉप हुआ है। ये सच में काम कर गया। आशु की आंखों में हैरानी साफ झलक रही थी। आशु का मुंह देर तक खुला का खुला रह गया। ये तो बस एक अचानक आया हुआ आइडिया था जिसे उसने यूं ही ट्राई कर लिया था, मगर किसे पता था कि वाकई ये काम कर जाएगा। अगर पता होता कि ऐसा होगा तो मैं विशानग्र को बहुत पहले कंपेनियन एग ड्रॉप करवाकर निपटा देता। फिर इतने वक्त तक क्यों इंतजार करता? आशु ने गहरी सांस ली। कभी कभी ब्रूट फोर्स सच में फेल हो जाती है और असली अहमियत अक्ल की होती है। विशानग्र, मिथिकल इवोल्वेबल, लाइफ प्रोविडेंस, रहमदिल को पनिश करना और बुरों को बढ़ावा देना। लाइफ सोल, कंपेनियन विद इविल, व्हील ऑफ डेस्टिनी, फरोशस अनडेविल, स्ट्रेंथ 81, स्पीड 81, कॉन्स्टिट्यूशन 81, प्राइमोडियल एनर्जी 81, टैलेंट स्किल, इविल वर्क लाइक विंड, इविल वर्क एवरीवेयर, डिवोवर अ होल बैडलैंड। कंपेनियन फॉर्म, माउंट, एक टॉप मिथिकल माउंट। पहले तो आशु बेहद खुश हुआ, लेकिन जब उसने गौर से विशानग्र की स्किल्स और तमाम एबिलिटीज देखी तो उसका चेहरा उतर गया। ये चीज़ तो बस कमजोरों पर धौंस जमाने वाली थी और ताकतवरों से डरने वाली। जब इसका सामना किसी बुरे इंसान से होता तो इसके पास मौजूद कंपेनियन विद इविल लाइफ सोल की वजह से न सिर्फ इसके स्टैट्स गिर जाते बल्कि इसकी स्किल्स भी कमजोर पड़ जाती। लेकिन जब किसी अच्छे इंसान से लड़ने की बात आती तो ये ज़बरदस्त तरीके से खूंखार हो जाता। जब भी ये कोई अच्छा काम करता इसके स्टैट्स बुरी तरह गिर जाते, और जब भी कोई बुरा काम करता तो इसके तमाम स्टैट्स तेज़ी से बढ़ जाती। ये वाकई अजीब था। पर आशु के लिए सबसे मुश्किल जो स्किल थी वो थी बैडलैंड। ये एक पैसिव स्किल थी जिसका कोई डायरेक्ट लीथल इफेक्ट नहीं था। इसका इकलौता इफेक्ट ये था कि जहां भी ये मौजूद होती उस जगह का माहौल बिगड़ जाता, लोग गरीब और बेरहम हो जाते, और इसका मालिक होने के नाते सबसे पहला असर आशु पर ही पड़ता। धीरे धीरे वो खुद भी गरीब, चिड़चिड़ा और भूखा हो जाता। हालात ऐसे हो जाते कि खाने को भी कुछ ना बचता। अगर मुझे पहले से पता होता कि ऐसा होने वाला है तो क्या मैं इसको फार्म करने में इतना वक्त बर्बाद करता? आशु ने विशानग्र के कंपेनियन एग को देखते हुए ऐसे मुंह बनाया जैसे हंसे या रोए, कुछ समझ ना आ रहा हो। उसे इंक्यूबेट करना तो मानो किसी साजिश को जन्म देना था, लेकिन अगर वो उसे इंक्यूबेट नहीं करता तो एक टॉप क्लास माउंट कंपेनियन बीस्ट खो देता। बैटल के मामले में ये सचमुच एक टॉप नॉच बीस्ट था। इसे ऐसे ही फेंक देना ये तो बेइंतहा अफसोस की बात होती। आशु उस कंपेनियन एग को देखता रहा, उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस हर पल बदलते रहे। वो गहरी दुविधा में था। थोड़ी देर तक सोचने के बाद भी आशु किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सका कि उसे इंक्यूबेट करे या नहीं। उसने पहले उस कंपेनियन एग को अपने बाकी पैट्स के साथ मैच किया।
सच तो ये था कि आशु का दिल तो कर रहा था कि इसे सीधा फेंक दे। इसकी कोई भी स्किल या एबिलिटी उसे खास काम की नहीं लगी। हर एक में कोई ना कोई कमी थी। एकलौती चीज़ जो इसे थोड़ा बेहतर बनाती थी वो ये थी कि जब ये बुराई करता तो बेहद खतरनाक हो जाता। खासतौर पर अच्छे लोगों के सामने इसकी कॉम्बैट स्ट्रेंथ ज़बरदस्त हो जाती। अगर आशु कोई शैतान होता तो विशानग्र एक एक्सीलेंट ग्रेड का डीमन होता बैडलैंड स्किल को छोड़कर। तब ये डरावनी हद तक पावरफुल हो सकता था। मगर दिक्कत ये थी कि ना तो आशु को बुरा काम करने में दिलचस्पी थी और ना ही उसका कोई इरादा था कि वो अच्छे लोगों की जान ले। ऐसे में और ऊपर से ये रिस्क कि इसके चलते वो गरीब हो जाएगा और खाने तक को कुछ नहीं बचेगा, आशु सचमुच इसे इंक्यूबेट करने का मन नहीं बना पा रहा था। कुछ देर तक गौर से देखने के बाद आशु ने देखा कि विशानग्र की बाकी कंपेनियन बीस्ट्स के साथ कंपैटिबिलिटी ज़्यादा नहीं थी। वो लगभग उसे फेंकी देने वाला था कि तभी उसे याद आया फी एंड आर्मर्ड टाइगर सोल जनरल, जिसे उसने पहले बुलाया था, और उसने उसे विशानग्र के साथ मैच करके देखा। 93% कंपैटिबिलिटी। ये देखकर आशु चौंक गया। सांप बिच्छू एक ही थैली के चट्टे बट्टे होते हैं, उसने मन ही मन सोचा। इन दोनों की कंपैटिबिलिटी तो हैरान कर देने वाली है। आशु कुछ पल तक सोचता रहा और उसे लगा कि एक टॉप नोच मिथिकल क्रिएचर विशानग्र को इस तरह फेंक देना शायद वाकई अफसोसजनक होगा, खासतौर पर उसकी एवोल्यूशन एबिलिटी को देखते हुए। अब तक तो जिंक्स मास्टर का मुझ पर कोई खास असर नहीं पड़ा है, क्यों ना इन्हें फ्यूज करके देखूं। हो सकता है ये दो अधूरे कंपेनियन बीस्ट साथ मिलकर कुछ बेहतरीन बन जाएं। और अगर कुछ खास नहीं भी हुआ तो भी कम से कम और बुरा तो नहीं होगा। फैसला लेते हुए आशु ने फी एंड आर्मर टाइगर सोल जनरल को उठाया और विशानग्र के कंपेनियन एग पर रख दिया और फ्यूज करने का विकल्प चुन लिया। 93% कंपैटिबिलिटी जितनी जेन्युइन हो सकती थी उतनी ही थी। एक सप्लीमेंट्री इंग्रेडिएंट की तरह विशानग्र का कंपेनियन एग एक लाइट की स्ट्रीम में बदलकर सीधे फी एंड आर्मर टाइगर सोल जनरल के शरीर में समा गया और फ्यूजन तेजी से पूरा हो गया। फ्यूज होने के बाद फी एंड आर्मर टाइगर सोल जनरल की बाहरी शक्ल सूरत में ज्यादा बदलाव तो नहीं आया, लेकिन उसके नीचे जो टाइगर था उसमें अब हल्का सा विशानग्र का लुक झलक रहा था। आशु ने बिना देरी किए उसके स्टैट्स देखने के लिए स्क्रीन पर नजर दौड़ाई और मन ही मन सोचा, काश मैं सिर्फ जिंक्स मास्टर को पूरी तरह रिमूव कर पाता। फी एंड आर्मर टाइगर सोल जनरल, मिथिकल इवोल्वेबल, लाइफ प्रोविडेंस, मैलिशियस ईविल, लाइफ सोल, टाइगर सोल रून्स, व्हील ऑफ डेस्टिनी, फरोशियस एंड ईविल, स्ट्रेंथ 81, स्पीड 81, कॉन्स्टिट्यूशन 81, प्राइमोडियल एनर्जी 81, टैलेंट स्किल्स, टेम्पर्ड स्टील कॉल्ड्रन, रैम्पेज, मैजिक स्टोन कज, वन विद हॉर्स, आर्मर पियर्सिंग स्पीयर, इविल वर्क एवरीवेयर, बैडलैंड, जिंक्स मास्टर। कंपेनियन फॉर्म कोई नहीं। उद्धरण चिन्ह। आशु बस स्क्रीन को घूरता रह गया, बिल्कुल खामोश, जैसे शब्द ही गुम हो गए हों। कोलैप्स्ड रोड। फी एंड आर्मर टाइगर सोल जनरल के स्टैट्स देखकर आशु सन रह गया। ये स्टैट्स बेहद शानदार थे। किसी कंपेनियन बीस्ट का इससे ज्यादा स्ट्रोंग होना शायद मुमकिन ही नहीं था। आज ये पहली बार था जब आशु ने किसी कंपेनियन बीस्ट में आर्ट स्किल्स देखी थीं। और ऊपर से इसमें आगे और भी इम्प्रूवमेंट की पॉसिबिलिटी थी। इसीलिए हो सकता है कि ये टेरर ट्रांसफॉर्मेशन भी अचीव कर ले। जिंक्स मास्टर की मौजूदगी तक तो आशु फिर भी एक्सेप्ट कर लेता, लेकिन ये बैडलैंड क्या बला थी। ये तो सीधा फी एंड आर्मर टाइगर सोल जनरल में ही फ्यूज हो गई थी। जिंक्स मास्टर और बैडलैंड जैसे ये तय करके आया हो कि मैं एक झटके में ना मरूं, बल्कि धीरे धीरे 1000 कट से मेरे शरीर पर हो। आशु को एक पल को ये कंपेनियन बीस्ट को मौत के घाट उतार देने का मन कर गया, लेकिन फिर कुछ सोचकर वो रुक गया। आफ्टर ऑल जिंक्स मास्टर में शायद गरीबी भी शामिल थी। अब उसमें बैडलैंड और जुड़ भी गई तो क्या फर्क पड़ता है। पहले जिंक्स मास्टर का उस पर कोई असर नहीं हुआ करता था। ऐसे में ये बात समझ से बाहर थी कि बैडलैंड उस पर कोई इफेक्ट डाल सकती है। पहले थोड़ा ऑब्जर्व करता हूँ। अगर सच में विथस्टैंड नहीं कर पाया तो जल्दी से इसे शांत और सुरक्षित तरीके से खत्म करने का कोई तरीका सोचना पड़ेगा। आशु ने मन ही मन सोचा और तुरंत फी एंड आर्मर टाइगर सोल जनरल को वापस टैटू फॉर्म में बुला लिया। उसने तय किया कि अब वो उसे बाहर लाने की कोशिश नहीं करेगा। इसके साथ ही आशु ने अपना बेबी टाइगर भी बाहर बुला लिया और उसे अपने साथ चलने को कहा ताकि थोड़ी लिकीनेस मिल सके। ये सब करने के बाद आशु को काफ़ी राहत महसूस हुई। अब वो और ज़्यादा एहतियात से आगे बढ़ा। आशु पूरे फोकस के साथ हर कदम रख रहा था। शुक्र है इस दौरान कुछ भी बुरा नहीं हुआ, जिससे उसके दिल ने सुकून की एक लंबी सांस ली। ग्लिमर को इवोल्व करना फाइन डस्ट की कंपैरिजन में कहीं ज़्यादा मुश्किल था। इतने लंबे वक्त तक चलने के बाद भी आशु ने फील किया कि भले ही ग्लिमर धीरे धीरे ग्रो हो रही थी, लेकिन उसकी ग्रोथ बेहद धीमी थी। इस रफ्तार से तो पता नहीं उसे ग्लिमर को परफेक्ट बॉडी तक पहुंचाने के लिए और कितनी जगहों पर जाना पड़ेगा। आशु जिस रास्ते पर चल रहा था वो इंसानों के लिए सेफ माना जाता था, इसलिए उसे ज्यादा खतरे का सामना नहीं करना पड़ा।
आज के दिन आशु ग्रेट माइट वज्र बुल पर सवार था और एक घुमावदार पहाड़ी रास्ते पर चल रहा था। रात हो चुकी थी, लेकिन वो अब तक माउंटेन से बाहर नहीं निकल पाया था। उसके सामने चारों तरफ सिर्फ ऊंचे माउंटेन्स ही दिखाई दे रहे थे। ये घुमावदार पहाड़ी रास्ते ऐसे लग रहे थे मानो कोई सांप माउंटेन पर लिपटा हो। चलते चलते उसकी नज़र अचानक सामने सड़क पर खड़े कई ट्रकों पर पड़ी। ये एक काफिले की तरह लग रहे थे, मगर क्यों वहां रुके थे ये उसे समझ नहीं आया। आमतौर पर इस तरह के काफिले किसी फिक्स्ड सर्विस एरिया में रुकते हैं। यूं पहाड़ी रास्ते पर, वो भी आधी रात को, उनका रुकना कुछ अजीब लग रहा था। काफिले के पीछे कई सोल्जर्स खड़े थे जो आर्मी यूनिफॉर्म में थे। जैसे ही उन्होंने ग्रेट माइट वज्र बुल को आते देखा, उनके चेहरे पर हैरानी छा गई। तुरंत ही कई सोल्जर आर्मी के आगे से दौड़ते हुए आए और अपनी गन उठाकर ग्रेट माइट वज्र बुल की तरफ तान दी। लेकिन जब उन्होंने देखा कि आशु उस बुल की पीठ पर बैठा है, तो उन्होंने राहत की सांस ली। फिर भी उन्होंने अपनी सतर्कता कम नहीं की। दर्जनों गन्स अब भी आशु और ग्रेट माइट वज्र बुल की तरफ तनी हुई थीं। हम फेडरेशन की ट्रांसपोर्ट टीम से हैं। तुम कौन हो? सबसे आगे खड़े ऑफिसर ने दूर से चिल्लाकर पूछा। आशु बिना कोई जल्दबाजी किए वहीं रुक गया। उसने ग्रेट माइट वज्र बुल को रोका और जवाब दिया, मैं थॉमस कॉलेज का स्टूडेंट हूँ। महिम सिटी वापस लौटने की कोशिश कर रहा हूँ। वैसे आप बता सकते हैं कि यहाँ क्या हुआ है? ऑफिसर ने जवाब दिया, किसी वजह से आगे वाले रोड का बड़ा हिस्सा कोलैप्स हो गया है। हमारे व्हीकल उस पर से नहीं निकल सकते, इसलिए हम कोई सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। अगर तुम्हारे पास उड़ने की एबिलिटी नहीं है तो मुझे डर है कि तुम्हें रास्ता बदलना पड़ेगा। मेरे पास कुछ उड़ने वाली एबिलिटीज़ हैं, लेकिन मैं बहुत दूर तक नहीं उड़ सकता। क्या मैं जाकर एक बार देख सकता हूँ? आशु ने पूछा। ऑफिसर ने पास खड़े आदमी से थोड़ी देर सलाह मशवरा किया, फिर आशु से कहा, ठीक है, तुम आ सकते हो, लेकिन पहले अपना कंपेनियन बीस्ट वापस बुला लो। आशु ने ग्रेट माइट वज्र बुल को वापस टैटू फॉर्म में भेज दिया और फिर करिश्मा को अपनी गोद में उठाकर पैदल ही वहां चला गया। ऑफिसर ने जब आशु की गोद में करिश्मा को देखी तो थोड़ी हैरानी के साथ कहा, एक स्टूडेंट के लिए रात के वक्त पहाड़ी रास्तों पर चलना वैसे ही बहुत खतरनाक है। ऊपर से तुम एक बच्ची को भी साथ ले जा रहे हो। शायद करिश्मा जैसी मासूम बच्ची को देखकर ही उन्होंने आशु को काफिले के पास आने की इजाज़त दी थी। इस दुनिया में बुरा वक्त चल रहा है। इसके मम्मी पापा अब नहीं रहे, इसलिए मैं ही इसे स्कूल ले जा रहा हूँ, आशु ने काम टोन में कहा। सोल्जर्स के चेहरों पर हमदर्दी की झलक उभर आई और माहौल काफ़ी हद तक नर्म हो गया। ये दुनिया, हाय। ऑफिसर ने एक गहरी सांस भरी और फिर आशु को साथ लेकर आगे बढ़ने लगा। वाकई सामने का एक बड़ा हिस्सा पूरी तरह ब्लॉक हो चुका था। अंदाजन सैकड़ों मीटर तक का पहाड़ी रास्ता कोलैप्स हो गया था। ऑपरेशन टीम में मौजूद एपिक एक्सपर्ट्स अपने उड़ने वाले पैड्स की मदद से धीरे धीरे सामान और गाड़ियों को अलग अलग ट्रांसपोर्ट कर रहे थे। लेकिन क्योंकि वहां सिर्फ 3 फ्लाइंग पैड्स ही काम कर रहे थे, इसलिए एक बार में बहुत कम सामान ही उठाया जा सकता था और इसी वजह से पूरी प्रोसेस बेहद धीमी रफ्तार से आगे बढ़ रही थी। आशु ने टूटे हुए पहाड़ी रास्ते की तरफ देखा और कुछ सोचते हुए ऑटोमेटिकली ही उसकी त्योरियां सिकुड़ गईं। पूरा रास्ता लगभग पूरी तरह से ढह चुका था, यहाँ तक कि पास की पहाड़ी दीवार भी गिर चुकी थी। आशु कुछ देर तक उस जगह को गौर से देखता रहा। इसी दौरान उसे एहसास हुआ कि ये कोलैप्स ना तो नेचुरल लग रहा था और ना ही ऐसा लग रहा था कि किसी भारी चीज़ ने टकराकर इसे तोड़ा हो, बल्कि ये ज़्यादा उस निशान की तरह लग रहा था जैसे किसी चीज़ ने इस माउंटेन को कुतर दिया हो। आशु ने अपने चारों तरफ नज़र दौड़ाई और फिर मैप पर गौर से देखा। उसे आसपास कहीं भी कोई डायमेंशनल जोन नहीं दिखा। सबसे नज़दीकी डायमेंशनल जोन भी करीब 60 किलोमीटर दूर था। क्या आसपास कोई ब्रेकआउट क्रिएचर है? आशु को शक हुआ और उसने तुरंत अपनी एहतियात और भी बढ़ा दी। उसने ट्रूथ लिसनिंग की एबिलिटी का इस्तेमाल करके आसपास के एरिया को स्कैन किया, लेकिन उसे कोई डायमेंशनल क्रिएचर नहीं मिला। इतना बड़ा नुकसान करने के लिए वो क्रिएचर काफ़ी बड़ा होना चाहिए। फिर मुझे इसका कोई ट्रेस क्यों नहीं मिला? आशु उलझन में पड़ गया, लेकिन फिर उसने एक और एंगल से सोचा तो बात कुछ हद तक समझ में आई। ऐसे इंसिडेंट के बाद ट्रांसपोर्ट टीम ने ज़रूर आसपास की अच्छी तरह से जांच की होगी। अगर यहाँ कोई इतना बड़ा डायमेंशनल क्रिएचर मौजूद होता तो ना सिर्फ उसे ढूंढ निकाला गया होता, बल्कि इतनी रात को यहाँ माल ढोने का काम भी नहीं चल रहा होता। लड़के, क्या तुम उड़कर पार जा सकते हो? पास खड़े ऑफिसर ने आशु से पूछा। इस दूरी तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, आशु ने हल्का सिर हिलाते हुए जवाब दिया। लेकिन तभी कोशिश करना जब पूरी तरह कॉन्फिडेंट हो। एक बच्ची के साथ कोई रिस्क मत लेना, ऑफिसर ने समझाते हुए कहा। शुक्रिया, मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है, आशु ने पोलाइटली शुक्रिया कहा और फिर करिश्मा को गोद में कसकर पकड़ते हुए हवा में उछल गया। पहाड़ी दीवार से टेक लेकर उसने खुद को ऊपर फेंका और सीधे सामने के पहाड़ी रास्ते पर लैंड हो गया। थॉमस कॉलेज के स्टूडेंट्स वाकई में एक्स्ट्रॉर्डिनरी होते हैं। ये मूवमेंट टेक्निक तो कमाल की थी।
अगर मैं भी उस वक्त थॉमस कॉलेज में एडमिशन ले पाया होता तो आज इतने सालों की मेहनत के बाद मैं भी सेक्शन कमांडर बन चुका होता, एक सोल्जर ने जलते हुए कहा जब उसे पता चला कि आशु उस पार पहुंच चुका है। आशु नहीं चाहता था कि वो ज़रूरत से ज़्यादा ध्यान खींचे, वरना वो तो सीधा उड़कर पार चला जाता। उसे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि उसकी मूवमेंट टेक्निक जैसी चीज़ पर एक आम सोल्जर भी तारीफ कर देगा। जब तुम लोग यहाँ पहुँचे, क्या रास्ता पहले से ही ऐसा था? आशु ने एक सोल्जर से सवाल करते हुए पूछा। हाँ बिल्कुल, जब हम लगभग 40-50 किलोमीटर दूर थे तभी एक जोरदार धमाके की आवाज़ सुनाई दी थी। उस वक्त हमें लगा कि कुछ हुआ है, लेकिन जब यहाँ पहुंचे तभी पता चला कि रास्ता तो पूरी तरह कोलैप्स हो चुका है, सोल्जर ने जवाब दिया। अगर ये किसी और जगह होता तो शायद इतनी दूरी से आवाज़ सुनना मुश्किल होता, लेकिन ये इलाका माउंटेन वाला था और यहाँ 40-50 किलोमीटर की दूरी सफ़र की दूरी थी। सीधी लाइन में देखा जाए तो असल फासला इतना ज़्यादा नहीं था। इस तरह के इलाके में 40-50 किलोमीटर तय करने में ज़्यादा वक्त नहीं लगता। अगर सच में कोई ब्रेकआउट क्रिएचर था तो थ्योरेटिकली उसे बहुत दूर नहीं जाना चाहिए था, आशु ने सोचा। वो लगातार ट्रुथ लिसनर की एबिलिटी से पूरे इलाके को स्कैन करता रहा। इस बार उसने खासकर फोकस किया माउंटेन के नीचे फैले फॉरेस्ट की तरफ। इससे पहले आशु को यही एहसास हुआ था कि जो डायमेंशनल क्रिएचर यहाँ तबाही मचा गया वो शायद काफ़ी ह्यूज रहा होगा, और अगर ऐसा है तो उसका फॉरेस्ट में छिपे रहना लगभग नामुमकिन था। ऊपर से फॉरेस्ट में कहीं भी तबाही के कोई निशान नहीं थे। ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था कि वहां से कोई बेहेमौत गुजरा हो। फिर भी पूरी एहतियात बरतते हुए आशु ने फॉरेस्ट को बारीकी से स्कैन करना शुरू किया। क्योंकि पास में कोई डायमेंशनल जोन नहीं था, इसलिए नीचे का फॉरेस्ट ज़्यादा म्यूटेट नहीं हुआ था। ट्री भी ज़्यादा ऊंचे नहीं थे। आशु ने कुछ देर तक इलाका स्कैन किया और उसे लगा कि शायद उसे कुछ नहीं मिलने वाला, लेकिन तभी अचानक उसकी नज़र एक क्रिएचर पर पड़ी जो फॉरेस्ट के बीचों बीच तेज़ी से दौड़ रहा था। वो क्रिएचर एक बहुत बड़े सेंटीपीड की तरह लग रहा था। उसका शरीर लगभग बाल्टी जितना मोटा था, लेकिन जो बात उसे और भी अजीब बना रही थी वो था उसका ऊपरी हिस्सा जो पूरी तरह ह्यूमन था, एक इंसानी शरीर, टांगें और सिर। वो देखने में बेतहाशा अजीब और डरावना लग रहा था। वो क्रिएचर फॉरेस्ट के बीच से पूरी रफ्तार से आगे बढ़ रहा था और अब तो लगभग पहाड़ी रास्ते तक पहुंच ही गया था। ये कौन सा डायमेंशनल क्रिएचर है? क्या इसी ने पहाड़ी रास्ते को तबाह किया था? आशु के मन में सवाल उठा, लेकिन सोचने का वक्त नहीं था। उसने तुरंत सोल्जर से कहा, नीचे के फॉरेस्ट में कोई डायमेंशनल क्रिएचर दिखाई दे रहा है, जल्दी से उस गैप से हट जाओ, ज़्यादा पास मत जाना। सोल्जर थोड़ी देर के लिए चौंक गया। उसने नीचे देखा, लेकिन वहां उसे कुछ नहीं दिखा। फिर भी उसने तुरंत वॉकी टॉकी पर आशु की बात आगे ऑफिसर को पहुंचा दी। ऑफिसर ने बिना देर किए अपनी टीम को नीचे की सिचुएशन को केयरफुली देखने का हुक्म दिया। और तभी जब वो लोग अभी ठीक से ऑब्जर्व ही कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि सेंटीपीड जैसी पूंछ वाले उस मॉन्स्टर ने पहाड़ी दीवार से बाहर निकलना शुरू कर दिया। माउंटेन गॉड टेम्पल डायमेंशनल क्रिएचर है, फायरिंग के लिए तैयार हो जाओ। ऑफिसर ने तुरंत ऑर्डर इश्यू कर दिया, जिसके साथ ही प्राइमोडियल गोल्ड बुलेट्स की बारिश उस डायमेंशनल क्रिएचर पर होने लगी। हार्ड बुलेट्स मानो किसी रबर पर शूट हो रही हों और वे सीधे उसके शरीर से जाकर चिपक गईं। मगर सबसे डरावनी बात यह थी कि वे बुलेट्स जल्दी ही उसके शरीर में मेल्ट होने लगी, जैसे उसका शरीर उन्हें एब्जॉर्ब कर रहा हो। जब दिखा कि प्राइमोडियल गोल्ड बुलेट्स का कोई असर नहीं हो रहा तो उस एपिक ऑफिसर ने आसमान में मौजूद एक जायंट ईगल कंपेनियन बीस्ट को हुक्म दिया कि वो ऊपर से एक क्लॉ बीम रिलीज कर उस मॉन्स्टर पर हमला करे। मॉन्स्टर ने ऊपर देखा और उस जायंट ईगल की तरफ एक नज़र डाली, जिसके उसकी आंखों से एक ब्लड रेड बीम निकली। जैसे ही वो बीम ईगल के शरीर से टकराए, वो सीधे आसमान से नीचे गिरने लगी और हवा में गिरते ही उसका पूरा शरीर मेल्ट होकर खून के तालाब में बदल गया। ऑफिसर बुरी तरह चौंक गया। उनके ट्रांसपोर्ट ग्रुप में 2 एपिक ऑफिसर थे और मिलाकर उनके पास 5 एपिक कंपेनियन बीस्ट्स थे। इतनी स्ट्रेंथ होने के बाद भी वे सिर्फ मिथिकल क्रिएचर्स से ही हार मान सकते थे, मगर आमतौर पर तो किसी भी इमरजेंसी से निपटने के लिए ये काफ़ी होता। अब एक एपिक लाइटनिंग ईगल को सिर्फ एक स्ट्राइक में मार दिया गया था। ऐसी स्ट्रेंथ ने तो एपिक स्टेज की लिमिट्स को भी पार कर दिया था। पीछे हटो, सब तुरंत रिट्रीट करो, ऑफिसर ने ऑर्डर दिया, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। सोल्जर्स अभी ट्रक में चढ़ भी नहीं पाए थे कि मॉन्स्टर पहले ही पहाड़ी दीवार पर चढ़ आया। उसकी आंखों में एक तरह का रेड ग्लो भर चुका था। जब उसकी बीम ट्रक पर पड़ी तो वो पिघल गया। हर किसी के दिल पर जैसे डर का साया छा गया था। इतने खौफनाक डायमेंशनल क्रिएचर का सामना करके अब तो उनकी जिंदगी ही खतरे में लग रही थी। रिट्रीट, तुरंत रिट्रीट करो, कमांडर चेकरी और मैं कवरेज देंगे, बाकी सब लोग फौरन पीछे हट जाओ, सामान को छोड़ दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, तुरंत पीछे हटो, ऑफिसर दहाड़ते हुए बोला और उसी पल अपने कंपेनियन बीस्ट्स को बुलाए ताकि वो मॉन्स्टर को रोक सकें और बाकियों के रिट्रीट का रास्ता बना सकें।
मॉन्स्टर का शरीर जो कई दर्जन मीटर लंबा था पहाड़ी दीवार पर चढ़ आया और एक अजीब दहला देने वाली दहाड़ मारी, जिसके बाद उसकी खून जैस आंखों से रेड बीम्स निकलीं और सीधे ऑफिसर की तरफ बढ़ गईं। ऑफिसर ने तुरंत डॉज किया। उसी पल उसने अपने हाथ में मौजूद एपिक कंपेनियन बीस्ट स्वॉर्ड से एक जबरदस्त स्वॉर्ड बीम स्लैश की। उसे उम्मीद थी कि वो इस मॉन्स्टर के सेंटीपीड जैसे शरीर को स्लाइस कर देगी, लेकिन जैसे ही उसने मूव किया, मॉन्स्टर का वो सेंटीपीड जैसा शरीर एक जोरदार लहर की तरह उसकी तरफ बढ़ गया। उसके अनगिनत पैर उसके शरीर को जकड़ने ही वाले थे। ऑफिसर की स्वॉर्ड बीम सेंटीपीड पर जाकर लैंड हुई, मगर जैसे कांच टूटने पर बिखर जाता है, ठीक वैसे ही वो बीम चकनाचूर होकर बिखर गई। वो मॉन्स्टर को जरा भी डैमेज नहीं दे सकी। सब खत्म हो गया। ऑफिसर का चेहरा सफ़ेद पड़ गया था। उसने पूरी कोशिश की थी पीछे हटने की, मगर स्पीड का फर्क इतना ज़्यादा था कि वो सेंटीपीड के अटैक से बच ही नहीं पाया। अचानक आसमान से एक गोल्डन स्वॉर्ड बीम लाइटनिंग की तरह नीचे गिरी, इतनी तेज और इल्यूमिनेटिंग कि सबकी आंखें चौंधिया गईं। अगले ही पल उन्होंने देखा कि वही गोल्डन स्वॉर्ड बीम उस मॉन्स्टर के शरीर को बीच से चीरते हुए 2 हिस्सों में काट गई। मॉन्स्टर चीख तक नहीं सका और उसका शरीर 2 टुकड़ों में बंट गया और वो सीधा खाई में जा गिरा। उसी पल जहां वो गोल्डन स्वॉर्ड बीम गायब हुई थी, वहां एक शख्स नजर आया। एक हाथ में गोल्डन स्वॉर्ड और दूसरे हाथ में एक लड़की को पकड़े हुए वो टूटी हुई सड़क के ऊपर हवा में तैर रहा था। और वो कोई और नहीं बल्कि आशु था। ऑफिसर और सोल्जर्स हैरान परेशान होकर आशु को देखते रह गए, मानो उन्हें अपनी आंखों पर यकीन ही ना हो रहा हो। आपकी मदद के लिए शुक्रिया, ऑफिसर ने कहा और आशु को सैल्यूट किया। मुझे डर है कि यहाँ अब भी सेफ नहीं है, और भी डायमेंशनल क्रिएचर्स हो सकते हैं। बेहतर होगा कि आप लोग जल्दी निकल जाएं, आशु ने कहा और साथ ही टायरेंट बेहेमोथ को बुला लिया, जो तुरंत ही अपना साइज इंक्रीज करने लगा। टायरेंट बेहेमोथ, वो टायरेंट बेहेमोथ ही है। तो फिर टायरेंट बेहेमोथ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट का कंपेनियन बीस्ट नहीं है? सोल्जर्स ने जैसे ही टायरेंट बेहेमोथ को देखा तो वे चौंकते हुए जोर जोर से बोलने लगे। आशु ने डायरेक्ट टायरेंट बेहेमोथ को ऑर्डर दिया कि वो ट्रांसपोर्ट टीम की मदद करे और उनके ट्रकों और सामान को कोलैप्स रोड के दूसरी तरफ पहुंचा दे। ट्रक टायरेंट बेहेमोथ के सामने खिलौनों जैसे लग रहे थे। वो उन्हें एक हाथ से उठा सकता था। थोड़ी ही देर में सारे ट्रक, सामान और लोग टूटी हुई सड़क के दूसरी तरफ सेफली पहुंचा दिए गए। क्या मैं आपका नाम जान सकता हूं? ऑफिसर ने आशु से पूछा। आशु शाह, आशु ने जवाब दिया, फिर तुरंत ऑफिसर से कहा, जल्दी निकल जाए। ये अकेला डायमेंशनल क्रिएचर नहीं है, यहाँ इससे भी ज़्यादा खतरनाक हस्तियाँ मौजूद हो सकती हैं। अगर आप और देर करेंगे तो सिचुएशन बेहद रिस्की हो सकती है। ऑफिसर ने झुककर आशु को सलाम किया और ज़रा भी देर किए बिना तुरंत सभी सोल्जर्स को हुक्म दिया कि वे सामान के साथ ट्रक्स में सवार होकर रवाना हो जाएं। कमांडर कामिल, मैंने कभी नहीं सोचा था कि टायरेंट बेहेमोथ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट का कंपेनियन बीस्ट होगा, और ऊपर से वो भी एक इतने यंग स्टूडेंट का। वो आशु वाकई में बहुत इम्प्रेसिव है। उसके सिर्फ कंपेनियन बीस्ट ही पावरफुल नहीं है, बल्कि वो खुद भी बेहद पावरफुल है। उसने एक इतने डरावने डायमेंशनल क्रिएचर को सिर्फ एक ही स्ट्राइक में ख़त्म कर दिया। अगर ह्यूमैनिटी के सारे स्टूडेंट्स उसके जैसे स्ट्रोंग हों तो हमें कभी डायमेंशनल क्रिएचर्स से डरने की ज़रूरत ही ना पड़े, ऑफिसर के बगल में खड़े सोल्जर ने एक्साइटेड होकर कहा। कमांडर कामिल ने हल्के से सिर हिलाया और कड़वी मुस्कान के साथ बोला, मुझे डर है कि ऐसा इंसान एक अरब में शायद एक ही निकले। वो अकेले पूरी ह्यूमैनिटी को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता। हम सोल्जर्स भी उतने ही ज़रूरी हैं, इसलिए हमें भी मेहनत करके स्ट्रोंग बनना होगा। भले ही हम उनके लेवल तक ना पहुंच पाएं, लेकिन हम उनसे कमज़ोर अपने साथियों की प्रोटेक्शन तो कर ही सकते हैं। बात तो सही है, लेकिन मुझे डर है कि हम शायद ज़िंदगी भर भी वैसी स्ट्रेंथ हासिल ना कर सकें। सोल्जर ने लंबी सांस भरते हुए कहा। कमांडर कामिल ने झुंझलाकर कहा, अगर हर कोई तुम्हारी तरह सोचने लगे तो ह्यूमैनिटी का तो सच में अंत ही समझो। अगर हम अभी कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हम कभी नहीं कर पाएंगे। क्या पुराने वक्त के इंसानों ने कभी सोचा था कि एक दिन हर इंसान के पास अपना खुद का फ़ोन होगा? क्या शांति के ज़माने में किसी ने कल्पना की थी कि एक दिन हर कोई हाथ में गन लेकर लड़ाई करेगा? आशु जैसे लोग अपने वक्त के पायनियर हैं। एक दिन ऐसे ही पायनियर्स पावरफुल कंपेनियन बीस्ट्स, प्राइमोडियल एनर्जी आर्ट्स और प्राइमोडियल एनर्जी स्किल्स हर किसी तक पहुंचाएंगे। जब वो दिन आएगा तभी ह्यूमैनिटी सच में दुनिया को बदलने में कामयाब होगी। हमें अभी से मेहनत करनी होगी और स्ट्रोंग बनना होगा। अगर वो दिन सच में आया और हमारे पास उन पावर्स को संभालने की भी एबिलिटी नहीं रही, तो तब तो हमारा सच में कोई फ्यूचर नहीं बचेगा। कमांडर, मैं आपकी बात समझता हूँ। जब हम दिग्गजों के कंधों पर खड़े होते हैं तो वाकई में हम ज़्यादा दूर तक देख सकते हैं, लेकिन जब ये सब कुछ अपनी आंखों से होता हुआ देखते हैं तो वो झटका बहुत गहरा होता है। वो लड़का इतनी कम उम्र का है, फिर भी उसके पास इतनी ज़बरदस्त स्ट्रेंथ है। क्या इंसानों के बीच टैलेंट का फ़र्क वाकई इतना बड़ा हो सकता है? सोल्जर ने एक धीमी सांस के साथ कहा, मानो मन ही मन कुछ सोच रहा हो।
इस दौरान आशु लगातार नीचे फैले फॉरेस्ट पर नजरें गड़ाए हुए था। पहाड़ी रास्ते का इस तरह ढह जाना उस मरे हुए डायमेंशनल क्रिएचर का काम नहीं हो सकता था। यकीनन कहीं आसपास और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग डायमेंशनल क्रिएचर्स मौजूद थे, लेकिन उसने बार बार स्कैन करने के बाद भी फॉरेस्ट में कुछ और अजीब डिस्कवर नहीं किया। एक ख्याल के साथ आशु ने इनविजिबिलिटी रोब पहन लिया और करिश्मा को भी उसमें कवर कर लिया। फिर वो उस डायरेक्शन में उड़ चला जिधर से वो सेंटीपीड मॉन्स्टर आया था। मूनलाइट में डूबा डेंस फॉरेस्ट डरावना और रहस्यमय लग रहा था। आशु ने फॉरेस्ट के अंदर घुसने का रिस्क नहीं लिया। उसे डर था कि कहीं कोई आउट ऑफ सिलेबस चीज ना हो जाए, इसलिए वो ट्रीज के ऊपर उड़ते हुए आगे बढ़ता रहा। इनविजिबिलिटी रोब पहनने के बाद और अर्थ एलिमेंटल बीस्ट को हर पल फाइट के लिए तैयार रखकर आशु की एस्केपिंग एबिलिटी अपने पीक पर थी। ट्रुथ लिसने की एबिलिटी के चलते अगर वो सामने वाले को हराना भी पाता तो भी आसानी से बच निकल सकता था। रास्ते में उसे कुछ भी एबनॉर्मल नहीं दिखा। शुक्र है कि सेंटीपीड मॉन्स्टर की गंध अब भी आसपास में मौजूद थी। उसी गंध को फॉलो करते हुए आशु एक माउंटेन की ओर मुड़ा और तभी उसे कुछ दिखाई दिया। वहां एक छोटी सी हिल थी, 200-300 मीटर से ज्यादा ऊंची नहीं मगर ढलान काफी ज्यादा था। उस हिल की पीक पर एक इमारत बनी थी जो देखने में किसी टेम्पल जैसी लग रही थी। इतनी सुनसान जगह में अर्थ टेम्पल। आशु थोड़ा हैरान रह गया। उसने पूरी हिल को गौर से देखा, लेकिन ऊपर तक जाने वाली कोई भी पत्थर की सीढ़ियां उसे नजर नहीं आई। अजीब है, सीढ़ियां ही नहीं हैं, तो फिर पुराने लोग इसे बनाते समय ऊपर कैसे पहुंचे होंगे। आशु ने टेम्पल को गौर से देखा और तभी उसकी नज़र अंदर जलती हुई इंसेंस पर पड़ी। टेम्पल में वाकई में इंसेंस बन हो रही थीं। टेम्पल के एंट्रेंस के ऊपर एक वुडन प्लाक टंगा हुआ था जिस पर लिखा हुआ था माउंटेन गोड टेम्पल। तो ये अर्थ टेम्पल नहीं बल्कि माउंटेन गोड टेम्पल है। आशु ने हल्की सी त्योरियां चढ़ा ली। अगर ये अर्थ टेम्पल होता तो ज्यादा टेंशन की बात नहीं थी। ईस्ट डिस्ट्रिक्ट के अर्थ टेम्पल्स का नेचर लगभग एक जैसा होता है। आमतौर पर वहाँ ज्यादा खतरा नहीं होता, बल्कि कई बार तो वहाँ से फायदे भी मिल जाते हैं। लेकिन माउंटेन गोड टेम्पल्स का मामला अलग होता है। ये टेम्पल दो तरह के होते हैं, एक वो जो ऑर्थोडॉक्स गॉड को कॉन्सेक्रेट होते हैं और दूसरे वो जो इविल गॉड्स की वर्शिप करते हैं। ऑर्थोडॉक्स माउंटेन गोड टेम्पल्स का नेचर अर्थ टेम्पल जैसा ही होता है, यानी वे ज्यादा खतरनाक नहीं होते। लेकिन अगर ये किसी इविल गॉड को कॉन्सेक्रेट है तो फिर सिचुएशन वाकई में बेहद खतरनाक हो सकती है। कुछ सो कॉल्ड माउंटेन गॉड असल में वो डीमंस होते थे जिन्होंने माउंटेन्स में रहते रहते सेंशंस डेवलप कर ली थी। ऐसे डीमंस में कुछ अच्छे होते थे तो कुछ बेहद खतरनाक। उनकी पर्सनैलिटी एक दूसरे से बिल्कुल अलग होती थी। उनकी मैजिकल एबिलिटीज़ की वजह से ही इंसानों ने उन्हें माउंटेन गॉड मानकर वर्शिप करनी शुरू कर दी थी। हालांकि ऐसे माउंटेन गॉड ज़रूरी नहीं कि इंसानों को प्रोटेक्ट ही करें, बल्कि कई माउंटेन गॉड तो इंसानों को बेरहमी से मार डालते थे, उन्हें इस कदर खौफजदा कर देते थे कि इंसानों को मजबूरी में उनकी वर्शिप करनी पड़ती थी। हालांकि माउंटेन पर बना ये माउंटेन गॉड टेम्पल ज़्यादा बड़ा नहीं था, लेकिन उसकी बनावट बेहद सुंदर और बारीकी से की गई थी। पूरा टेम्पल प्योर वुड से बना था और अंदर इंसेंस बन हो रही थी। क्योंकि प्लाक पर माउंटेन गॉड टेम्पल लिखा हुआ था, आशु को इस बात का अंदाज़ा नहीं लग पा रहा था कि अंदर मौजूद माउंटेन गॉड किस नेचर के हैं। वो सेंटीपीड मॉन्स्टर यहीं के माउंटेन गॉड टेम्पल से आया होगा, और जिस तरह से रास्ता धंसा हुआ मिला उससे तो यही लगता है कि यहाँ का माउंटेन गॉड शायद किसी एविल गॉड का अवतार है। पहाड़ी रास्ते का गिरना भी इसी के चलते हुआ होगा, आशु ने मन ही मन सोचा। इसके बाद आशु ने ट्रुथ लिसने की पावर को पूरी तरह फोकस करते हुए उसे माउंटेन गॉड टेम्पल की तरफ मोड़ दिया, क्योंकि उसे जानना था कि उस टेम्पल के अंदर क्या छिपा है। क्योंकि एक रहस्यमयी फोर्स ने माउंटेन गॉड टेम्पल को एनवेलप कर रखा था, तब तक आशु अंदर की सिचुएशन को ठीक से नहीं सुन पा रहा था। लेकिन अब जब ट्रुथ लिसनर अपनी पूरी काबिलियत लगाकर काम कर रहा था तो टेम्पल के भीतर का सीन धीरे धीरे उसके माइंड में उभरने लगा। टेम्पल हॉल काफ़ी ऑर्डिनरी था। एक ऑफरिंग टेबल पर कोई स्टैच्यू मौजूद था, उसके सामने इंसेंस बन हो रही थी और दोनों तरफ कैंडल रखी थी। किसने ये इंसेंस जलाई थी इसका कोई अंदाज़ा नहीं था, लेकिन जैसे ही आशु ने उस स्टैच्यू को देखा उसका चेहरा अजीब हो गया। ये तो सच में किसी इविल गॉड का माउंटेन गॉड टेम्पल है। आशु के मन में ख्याल आया, स्नैक इमोर्टल, फोक्स इमोर्टल और येलो इमोर्टल की वर्शिप तो मैंने देखी है, लेकिन पहली बार किसी को टोर को ऑफरिंग देते हुए देखा है। उसने टेम्पल की ओर देखा और उसकी दिलचस्पी और भी बढ़ गई। माउंटेन गॉड टेम्पल में जो स्टैच्यू कॉन्सेक्रेट था वो किसी बड़े से टोर जैसा लग रहा था। मोटा सा स्टैच्यू मेज पर पसरा हुआ था, आंखें बंद थीं जैसे किसी असीम सुख में लीन हो। उसका पूरा शरीर कोपर की तरह चमकदार लग रहा था, लेकिन उस पर जगह जगह धब्बे थे जो उसे बेहद भद्दा बना रहे थे। अगर आशु की जगह कोई और होता या खुद आशु ही होता तो वो कभी भी ऐसे किसी माउंटेन गॉड की वर्शिप नहीं करता। लेकिन जब उसने थोड़ा और ध्यान से देखा तो उसे कुछ गड़बड़ सी महसूस हुई।
पहली नज़र में वो टोर जैसा ही लग रहा था, लेकिन ज़रा और बारीकी से देखने पर आशु ने नोटिस किया कि वो क्रिएचर एक आम टोर से कुछ अलग था। और तभी जब आशु उसे बेहद गौर से देख ही रहा था, उसने देखा कि वो क्रिएचर अपनी आंखें खोलता है और सीधे उसकी ओर देखने लगता है। मकरा वीएस टायरेंट बेहीमोथ। आशु ने इनविजिबिलिटी रोब पहन रखा था। भले ही वो पूरी तरह इनविजिबल नहीं था, लेकिन नज़रों से ओझल ज़रूर हो गया था। फिर भी जो टोर की तरह दिखने वाला माउंटेन गोल्ड था, उसकी नज़रें डायरेक्ट आशु पर ही टिकी थीं। ऑब्वियस है कि वो उसे देख सकता था। उस माउंटेन गोल्ड ने आशु की तरफ देखते हुए मुंह खोला और एक अजीब सी चीख निकाली। आशु के मन में खतरे की घंटियां बजने लगी। उसने फौरन पीछे हटते हुए गोल्डन ओवरलॉर्ड स्वॉर्ड निकाल ली ताकि किसी भी पॉसिबल अटैक से खुद को बचा सके। हालांकि आशु को माउंटेन गोड टेम्पल से कोई टेरिफाइंग फोर्स बाहर निकलती हुई नहीं सेंस हुई, लेकिन तभी उसकी पॉकेट एकाएक हिल उठी और फिर सब कुछ दोबारा शांत हो गया। ये क्या था? आशु थोड़ा कंफ्यूज हो गया। उसे यकीन था कि कुछ ना कुछ जरूर हुआ है। उसने हाथ पॉकेट में डाला और उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस एकदम अजीब हो गए। उसकी पॉकेट बिल्कुल पहले जैसी ही थी, लेकिन अंदर रखा जो पैसा था वो गायब हो चुका था। कुल मिलाकर बस कुछ 8-9 हज़ार रुपये ही थे जो आशु ने बतौर बैकअप रखे थे, कभी अचानक राइड लेनी पड़े या रोज़मर्रा की ज़रूरत के लिए। अब एक भी कौड़ी नहीं बची थी। वो मानो हवा में ही गायब हो गया था। क्या ये उसी माउंटेन गोड की हरकत है? लेकिन ये किया कैसे उसने? आशु अलार्म था। तभी माउंटेन गोड ने फिर से उसकी तरफ देखकर अजीब सी चीख मारी। आशु ने फौरन उड़ान भरते हुए डॉज किया। उसे माउंटेन गोड की स्ट्रेंथ का ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था, इसलिए वो बस जितना हो सके खुद को उससे दूर ले जाने की कोशिश कर रहा था ताकि और कोई नुकसान ना हो। लेकिन अफसोस, इस बार भी आशु लेट हो चुका था। माउंटेन गोड की उस अजीब चीख के साथ ही आशु ने अपनी कलाई को हल्का महसूस किया। इसकी वजह थी वो ब्रेसलेट जो उसने पहना हुआ था, वो भी एक झटके में गायब हो गया। ये ठीक नहीं हुआ। आशु का दिल एक पल के लिए रुक सा गया। वो ब्रेसलेट वैसे भी बहुत कीमती नहीं था, इसीलिए खो भी जाता तो चलता, लेकिन उसमें कैश स्पेस भी एम्बेडेड था और कैश स्पेस के अंदर कई ऐसी चीज़ें थीं जिन्हें खोना किसी भी हालत में आशु को मंजूर नहीं था। आशु ने तुरंत टायरेंट बेहेमोथ को बुलाया और उसे जायंट फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होने का हुक्म दिया। फिर उसने अपनी एक बड़ी सी फिस्ट हिल के ऊपर बने माउंटेन गोड टेम्पल की तरफ बढ़ा दी, इस उम्मीद में कि उसे चकनाचूर कर देगा। बूम! वो टोर जैसा माउंटेन गोड टेम्पल से बाहर की तरफ कूद पड़ा। उसका शरीर भी पूरी रफ्तार से एक्सपेंड होने लगा, इतना कि वो अब टायरेंट बेहेमोथ के बराबर लगने लगा। उसका सिर डायरेक्ट टायरेंट बेहेमोथ के मुंह से टकराया। ये साफ नहीं था कि उसका सिर किस चीज़ से बना था, लेकिन वो काफ़ी हार्ड था। टायरेंट बेहेमोथ का मुक्का जैसे किसी लोहे की दीवार से जा टकराया हो, उस पर ज़रा भी असर नहीं हुआ। तभी आशु ने गौर किया कि वो क्रिएचर भले ही भद्दा लग रहा था, लेकिन असल में वो टोर नहीं था। उसका शरीर लायन जैसा था, पैर किलिंग जैसे और सिर एक ड्रैगन जैसा। उसके शरीर पर जो धब्बे नजर आ रहे थे वो असल में धब्बे नहीं बल्कि कोपा के सिक्कों जैसे स्केल्स थे। वो सिक्का नुमा स्केल्स उसके पूरे शरीर को कवर किए हुए थे। जब उसका शरीर सिकुड़ता तो दूर से देखने पर ऐसा लगता जैसे किसी टोर की पीठ पर उभरी हुई गांठें हों। क्या ये क्रिएचर वो लेजेंडरी मकरा हो सकता है? आशु ने उसे गौर से देखा और उसकी पहले डिस्प्ले की गई एबिलिटीज़ को याद किया। तभी उसे एक लेजेंडरी मिथिकल बीस्ट के बारे में याद आया। एक कहावत में कहा गया है कि ये मिथिकल बीस्ट मकरा को मकर, इविल वार्डिंग और 100 क्योर्स जैसे नामों से भी जाना जाता था। ये एक अच्छा बीस्ट माना जाता था जो बुरी सोल्स को दूर भगाने और परेशानियों से प्रोटेक्ट करने की ताकत रखता था। माना जाता था कि ये हर तरफ से वेल्थ निगलता है, लेकिन उसे बाहर नहीं निकालता, यानी सिर्फ खाता है पर त्याग नहीं करता। इसलिए ये पैसे और ट्रीजर को अट्रैक्ट करता है, इसमें सिर्फ एंटर होता है, एग्जिट नहीं। ऐसा कहा जाता था कि जो भी इंसान अमीर बनना चाहता हो वो अपने घर या फैक्ट्री में मकरा जैसा डिवाइन बीस्ट जरूर रखता था। जैसे जैसे आशु इस क्रिएचर को देखता गया, उतना ही उसे ये क्रिएचर और भी ज्यादा उस लेजेंडरी मकरा जैसा लगने लगा। जब ये टायरेंट बेहेमोथ से फाइट कर रहा था तो ना इसकी स्ट्रेंथ, ना स्पीड और ना ही कॉन्स्टिट्यूशन किसी भी मामले में कमज़ोर लग रहा था। उसने एक जोरदार अटैक किया और बगल वाली हिल का एक टुकड़ा ही चबा गया। इसकी कॉम्बैट स्ट्रेंथ वाकई में डरावनी थी। तो यही है वो जिसने पहाड़ी रास्ता कुतरा था। आशु ने तुरंत गोल्डन ओवरलॉर्ड स्वॉर्ड को हुक्म दिया कि वो मकरा पर स्वॉर्ड बीम से अटैक करे ताकि वो टायरेंट बेहेमोथ की मदद कर सके और अगर मौका मिले तो उसके पेट से कैश स्पेस निकाल सके। जैसे ही गोल्डन ओवरलॉर्ड स्वॉर्ड उसकी तरफ उड़ती हुई आई, मकरा ने अचानक मुंह खोला और एक अजीब सी चीख निकाली। अगले ही पल उसने उस स्वॉर्ड को डायरेक्ट अपने पेट में खींच लिया। हे ऊपर वाले, ये कैसी खतरनाक एबिलिटी है? ये तो एक मिथिकल वेपन को भी निगल सकता है। आशु सन रह गया। उसने बिना सोचे समझे अटैक करने की जगह फौरन उससे दूरी बना ली। अब वो थोड़ी दूरी से टायरेंट बेहेमोथ और मकरा की लड़ाई को गौर से देखने लगा ताकि किसी भी कमजोरी को पहचान सके और सही मौके पर अटैक कर सके। टायरेंट बेहेमोथ मकरा पर हावी नहीं हो पा रहा था।
गुस्से में उसने दहाड़ मारी और अपनी एब्सोल्यूट स्ट्रेंथ को एक्टिवेट कर दी। उसकी ज़बरदस्त पावर ने तुरंत ही मकरा को सप्रेस लिया और जब उसने मुक्का मारा तो मकरा माउंटेन के बीच लुढ़कता चला गया। लेकिन मकरा की स्किन बेहद थिक और फ्लैश काफ़ी मजबूत था। उसे सिर्फ हल्की सी चोट लगी थी, यानी टायरेंट बेहेमोथ उसे इतनी जल्दी खत्म नहीं कर सकता था। ये देखकर मकरा बुरी तरह बिफर उठा। उसने अपना मुंह खोला और ऐसे चीखा जैसे कोई दुनिया को निगलने वाला डीमन हो। उसकी आवाज़ किसी बैल के जैसे गूंज रही थी, लेकिन वो बेहद अजीब और डरावनी थी। आशु, जो काफ़ी दूर जाकर खड़ा हो चुका था, वो भी उस चीख से कांप उठा। उसके कुछ कीमती आइटम्स एकदम से गायब हो गए। यहाँ तक कि करिश्मा के लिए जो एक्सेसरीज उसने खरीदी थी वो भी कहीं चली गईं। लेकिन इससे भी ज़्यादा चौंकाने वाली बात यह थी कि ज़मीन खुद ही क्रैक हो गई और उसके नीचे से एक गोल्ड माइन बाहर आ गई। बड़े अमाउंट में गोल्ड और मकरा के मुंह में जाने लगे और उसका पूरा शरीर गोल्डन लाइट से ग्लो होने लगा, मानो वो प्योर गोल्ड से बना हो। क्लैंग क्लैंग क्लैंग। शायद ये उस वजह से था कि मकरा ने भारी अमाउंट में गोल्ड और निगल लिए थे, मगर अब वो एब्सोल्यूट स्ट्रेंथ एक्टिवेट कर चुके टायरेंट बेहेमोथ को बराबर की टक्कर देने लगा था। भले ही वो थोड़ा कमज़ोर हो, लेकिन टायरेंट बेहेमोथ के लिए उसे सीरियसली जख्मी करना अब बेहद मुश्किल हो गया था। कुछ ही देर बाद मकरा के शरीर से निकलती गोल्डन लाइट काफ़ी कमज़ोर पड़ने लगी। शायद वो पूरी एनर्जी जो उसने गोल्ड माइन से कंज्यूम की थी अब खत्म हो गई थी। तभी अचानक उसने ज़ोरदार दहाड़ लगाए और सामने की तरफ दौड़ पड़ा। टायरेंट बेहेमोथ भी पीछे हटने वाला नहीं था। वो मकरा के पीछे लगातार भागता रहा। कई माउंटेन पार करने के बाद मकरा ने एक बार फिर जोरदार चीख मारी। इस बार ज़मीन फिर से क्रैक हो गई और उसके नीचे से एक सिल्वर माइन अपीयर हुई। अब बड़ी तादाद में सिल्वर और मकरा के मुंह में उड़कर जाने लगे और उसका पूरा शरीर सिल्वर ग्लो से शाइन होने लगा। उसकी कॉम्बैट स्ट्रेंथ एक बार फिर बढ़ गई और वो दोबारा टायरेंट बेहेमोथ से मुकाबला करने लगा, पहले से भी ज़्यादा ताकत के साथ। खुशकिस्मती से टायरेंट बेहेमोथ कभी भी किसी से भी क्लोज कॉम्बैट में डरने वाला नहीं था। वो मकरा से पागलों की तरह भिड़ गया और उनकी टक्कर से आसपास के माउंटेन ढहने लगे। ज़मीन पर गहरे गहरे गड्ढे बन गए और पूरा का पूरा फॉरेस्ट तबाह होने की कगार पर पहुंच गया। कुछ ही देर में मकरा के शरीर से निकलती सिल्वर लाइट फिर से फीकी पड़ने लगी। वो एक बार फिर माउंटेन वाले एरिया की तरफ भाग निकला। जल्दी ही उसे एक और कोपर माइन मिल गई और उसने उसे भी कंज्यूम कर ली ताकि वो दोबारा टायरेंट बेहेमोथ से मुकाबला कर सके। लंबी फाइट के बाद मकरा के शरीर का ग्लो धीरे धीरे डिम होने लगा। उसी वक्त टायरेंट बेहेमोथ की एब्सोल्यूट स्ट्रेंथ का टाइम भी खत्म हो गया। अब दोनों बीस्ट अपनी पीक सिचुएशन पार कर चुके थे, लेकिन थकावट के बावजूद अभी भी लड़ते जा रहे थे। दोनों की शक्लें बेहद डरावनी और खूंखार लग रही थीं। इस क्रिएचर में न केवल दौलत को निगलने की एबिलिटी है, बल्कि उसे सेंस करने की भी काबिलियत है। जब तक मेरे पास वेल्थ से जुड़ी कोई भी चीज़ होगी, ये मुझे पास आते ही डिस्कवर कर लेगा, आशु ने सोचा। अगर मुझे इसे मारना है तो मुझे पूरी तरह से लाइट इक्विप रहना पड़ेगा। ये सोचते ही आशु ने सबसे पहले करिश्मा को एक सेफ जगह पर भेज दिया और फिर जो भी कीमती आइटम्स उसके पास थे सब उसने करिश्मा के पास रख दिए। उसके बाद उसने इनविजिबिलिटी रोब पहन लिया और उसकी इनविजिबिलिटी एबिलिटी का इस्तेमाल करते हुए चुपचाप मकरा की तरफ बढ़ने लगा, बगैर किसी आवाज़ के, बगैर किसी चीज़ के जो उसकी मौजूदगी जाहिर करे। आशु ने लाइट कंसीलमेंट स्वॉर्ड का इस्तेमाल नहीं किया। ऐसी स्वॉर्ड को मकरा कोई कीमती ट्रीजर समझ सकता था और अगर उसने उसे देख लिया और निगल लिया तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाता, इसलिए वो जोखिम उठाने लायक नहीं था। वो चुपचाप मकरा के पीछे से उसके करीब पहुंचा और इस बार मकरा को उसकी मौजूदगी का कोई अंदाज़ा नहीं हुआ। आशु ने अब तक कोई वेपन नहीं निकाला था। उसने सिर्फ डॉक्टर डार्कनेस को बुलाया ताकि वो अपनी सोल को उसके साथ फ्यूज़ कर सके। फ्यूज़ होने के बाद आशु मकरा के ठीक पीछे पहुंच गया। उसकी आइज़ ऑफ पेनिट्रेशन एक्टिव हो गईं, जिससे वो मकरा के शरीर के आर पार देख सका। उसने देखा कि उसकी गोल्डन ओवरलॉर्ड स्वॉर्ड पहले ही मेल्ट हो चुकी थी और मकरा ने उसे पूरी तरह एब्जॉर्ब कर लिया था। ये देखकर आशु का दिल अंदर ही अंदर तड़प उठा। इतनी शानदार डिवाइन वेपन और इसने उसे खत्म कर दिया। जो गोल्ड, सिल्वर और कॉपर और मकरा ने निगले थे उनमें से ज़्यादातर अब मेल्ट हो चुके थे और मकरा की बॉडी में एब्जॉर्ब हो चुके थे। लेकिन राहत की बात यह थी कि आशु ने देखा कि स्पेस अब भी बचा हुआ था। वो अब किसी ब्रेसलेट में नहीं था, बस एक बीड की फॉर्म में मौजूद था। अच्छा है, कम से कम कैश बीड अभी भी यहाँ है, आशु ने सोचा। ये मौका देखकर आशु ने तुरंत डॉक्टर डार्कनेस के व्हील ऑफ डेस्टिनी की एबिलिटी का इस्तेमाल किया, ठीक उस वक्त जब मकरा और टायरेंट बेहेमोथ आपस में लड़ाई में उलझे हुए थे। डार्कनेस राइट हैंड एक्टिवेट होते ही आशु का राइट हाथ मकरा के सिर के पीछे तक पहुंचा और अंदर घुसते ही उसने उसके दिमाग का एक बड़ा हिस्सा उधेड़ डाला, मानो कच्चे फ्लैश को मसलकर अलग कर रहा हो। क्योंकि मकरा का साइज बहुत जाइगेंटिक था, इसलिए डार्कनेस राइट हैंड उसके पूरे दिमाग को एक साथ बाहर नहीं निकाल सका। आशु बस इतना कर सका कि जितना हो सके उतना सीरियस डैमेज पहुंचाए।
मकरा ने दर्द से भरी एक रूह कंपा देने वाली चीख मारी। उसी पल टायरेंट बेहेमोथ ने मौके पर चौका नहीं छक्का मार दिया। उसने मकरा को जमीन पर दबोच लिया, उसकी पीठ पर चढ़ गया और अपने दोनों मुक्कों से लगातार उसे पीटने लगा। आशु भी अब चुप नहीं रहा। उसने डार्कनेस राइट हैंड के बचे हुए 2 चांस लगातार इस्तेमाल किए और मकरा के दिमाग को पूरी तरह बिखेर कर रख दिया, जैसे किसी चीज़ को अंदर से चूर चूर कर रहा हो। अब जब मकरा के ब्रेन में गड़बड़ी हो गई थी तो उसमें रेसिस्ट करने की एबिलिटी ही नहीं बची थी। टायरेंट बेहेमोथ ने उसके सीने पर लगातार अटैक किए और उसका स्ट्रगल धीरे धीरे कमज़ोर पड़ता गया। जब आशु ने देखा कि अब उसमें वेल्थ को खींचने वाली एबिलिटी भी नहीं बची, तो उसने बिना देर किए लाइट कंसीलमेंट स्वॉर्ड को बुलाए और एक तेज स्लैश के साथ उसकी गर्दन पर कट लगा दिया। टायरेंट बेहेमोथ ने अपने पंजे जख्म के अंदर डाले और पूरी ताकत से उसे चीर दिया। आखिरकार उसने मकरा का सिर तक अलग कर दिया। इसी तरह एक डिवाइन बीस्ट का अंत हो चुका था। आशु ने तुरंत ट्रुथ लिसनर को बुलाया और मिनी ट्रुथ लिसनर को उसके पेट में भेजा ताकि वो कैश बीड निकाल सके। जल्द ही ट्रुथ लिसनर फिर से बाहर निकल आया। उसके एक पंजे में कैश बीड था, लेकिन दूसरे पंजे में कुछ और भी था। आशु ने बारीकी से देखा तो उसे नजर आया कि ट्रुथ लिसनर जो चीज़ बाहर लाया था वो 3 कॉपर कॉइन्स थे जो एक रेयर थ्रेड से बंधे हुए थे। इन कॉइन्स का बाहरी हिस्सा गोल था, लेकिन बीच में एक चौकोर सुराख था। वो इतने पुराने लग रहे थे कि उन पर बने पैटर्न और वर्ड अब साफ दिखाई नहीं दे रहे थे। रेयर थ्रेड में बंधे ये कॉइन्स बाहर से देखने पर मामूली लगते थे, जैसे कुछ खास ना हो, लेकिन सच्चाई ये थी कि ये चीज़ मकरा के पेट में ना तो मेल्ट हुई थी, ना ही उसने इसे एब्जॉर्ब किया था। यानी ये कोई आम चीज़ नहीं थी, इसमें कुछ खास था, कुछ ऐसा जो अब तक छिपा हुआ था। ट्रुथ लिसनर ने कैश बीड और कॉपर कॉइन्स उठाकर आशु की हथेली पर रख दिए। आशु ने वो कॉपर कॉइन्स उठाए और गौर से उन्हें देखा, लेकिन उसमें उसे कोई खास बात नजर नहीं आई। उसने पहले उन कॉइन्स को अपने पास रख लिए, फिर अपने पेनिट्रेटिव विशन का इस्तेमाल कर मकरा के शरीर के अंदर झांकने लगा। कोई कंपेनियन एग या डायमेंशनल क्रिस्टल नहीं है। आशु खुद को मायूस होने से नहीं रोक सका। मकरा की एबिलिटीज़ इतनी यूनिक थी कि अगर उसका कोई कंपेनियन एग मिल जाता तो वो काफ़ी फ़ायदेमंद होता, लेकिन बदकिस्मती से मकरा से कुछ भी ड्रॉप नहीं हुआ। ऊपर से उसकी गोल्डन ओवरलॉर्ड स्वॉर्ड भी डिस्ट्रॉय हो चुकी थी, जिस वजह से आशु को लग रहा था जैसे उसे भारी नुकसान उठाना पड़ा हो। अनूप और रहस्यमय बुजुर्ग, अब लगता है कि मुझे गोल्डन ओवरलॉर्ड स्वॉर्ड जैसा कोई नया वेपन फ्यूज करने का तरीका ढूंढना पड़ेगा, आशु ने मन ही मन सोचा। लेकिन एवर विक्टोरियस को फार्म करना बहुत मुश्किल था। ऊपर से फ्यूशन की सक्सेस रेट भी ज़्यादा नहीं थी। एकदम वैसी ही गोल्डन ओवरलॉर्ड स्वॉर्ड दोबारा फ्यूज होने के चांस बहुत कम थे। अच्छी बात यह थी कि आशु को किसी तरह का ओसीडी नहीं था। उसे बस इतना करना था कि एवर विक्टोरियस और अनस्टॉपेबल इन दोनों को मिलाकर एक नया वेपन बना ले। पता नहीं क्या मैं इन स्किल्स को लाइट कंसीलमेंट स्वॉर्ड के साथ फ्यूज कर सकता हूँ। आशु के मन में ये ख्याल आया, लेकिन ये सब धीरे धीरे ट्रायल और एरर से ही पता चल सकता था। पूरे इलाके की अच्छे से तलाशी लेने के बाद और जब उसे कोई और डायमेंशनल क्रिएचर नहीं मिला तो आशु करिश्मा को लेकर वहां से निकल गया। ये कॉपर कॉइन्स कुछ स्पेशल तो नहीं लगते, फिर मकरा ने इन्हें डाइजेस्ट क्यों नहीं किए। वापसी के रास्ते में आशु उन 3 कॉपर कॉइन्स को बारीकी से ऑब्जर्व करता रहा, लेकिन उसने जिस भी तरह की प्राइमोडियल एनर्जी उनमें इंजेक्ट की हो वे एक्टिवेट ही नहीं हुए। मामूली कॉपर कॉइन्स से ये बस कुछ ज़्यादा सख्त ज़रूर थे, लेकिन इसके अलावा उनमें कोई काम की चीज़ उसे नज़र नहीं आई। अब मुझे किसी वेपन के बारे में सोचना चाहिए। आशु के पास पहले से एक म्यूटेटेड ओवरलॉर्ड स्नैक था जिसमें एवर विक्टोरियस एबिलिटी थी, लेकिन जब उसने उसे लाइट कंसीलमेंट स्वॉर्ड के साथ मैच करने की कोशिश की तो कंपैटिबिलिटी बेहद घटिया निकली, सिर्फ 20 से भी कम। गोल्डन बैटल गोड हेल्बर्ट की कंपैटिबिलिटी भी लाइट कंसीलमेंट स्वॉर्ड के साथ ज़्यादा हाई नहीं थी, वो भी सिर्फ 31 ही थी। इतनी कम सक्सेस रेट पर कोई रिस्क लेना आशु को सही नहीं लगा। इन दोनों स्किल्स को लाइट कंसीलमेंट स्वॉर्ड के साथ डायरेक्ट फ्यूज करना शायद प्रैक्टिकल नहीं है। क्या हो अगर मैं पहले इन्हें किसी स्वॉर्ड टाइप कंपेनियन बीस्ट के साथ फ्यूज करूं, फिर बाद में लाइट कंसीलमेंट स्वॉर्ड से। आशु ने ठान लिया कि वो ये तरीका आजमाएगा। एंशिएंट स्वॉर्ड टोम को इतने वक्त तक क्लियर करने के बावजूद उसे कोई और मिथिकल स्वॉर्ड नहीं मिली, लेकिन एपिक और लेजेंडरी क्लास की स्वॉर्ड्स काफ़ी तादाद में उसके पास इकट्ठा हो चुकी थीं। आशु ने उन स्वॉर्ड्स का इस्तेमाल करके ओवरलॉर्ड स्नैक और गोल्डन बैटल गोड हेल्बर्ट के साथ कंपैटिबिलिटी मैच करना शुरू किया और जल्दी ही उसे एक ऐसी स्वॉर्ड मिल गई जिसका कंपैटिबिलिटी स्कोर काफ़ी ज़्यादा था। सबसे पहले उसने उस स्वॉर्ड को ओवरलॉर्ड स्नैक के साथ फ्यूज़ करने की कोशिश की। कंपैटिबिलिटी 63 होने के बावजूद फ्यूशन फेल हो गया। फिर उसने गोल्डन बैटल गोड हेल्बर्ट को एक दूसरे एपिक क्लास की स्वॉर्ड के साथ फ्यूज़ किया। इस बार फ्यूशन तो सक्सेसफुल रहा, लेकिन अनस्टॉपेबल स्किल फ्यूशन के दौरान ही डिलीट हो गई। मेरी किस्मत इतनी खराब क्यों है, आशु ने मन ही मन सोचा। उसे फी एंड आर्मर टाइगर सोल जनरल की नई ऐड हुई बैडलैंड स्किल याद आ गई, जिससे उसके अंदर एक हल्की बेचैनी सी उठने लगी। क्या ये स्किल अपने इफेक्ट्स शो कर रहे हैं?
इस बार तो मैं वाकई में घाटे में चला गया। अब जब गोल्डन बैटल गोड हेल्बर्ट और म्यूटेटेड ओवरलॉर्ड स्नैक दोनों ही मटेरियल के तौर पर खत्म हो चुके थे तो फ्यूशन आगे कंटिन्यू रखना मुमकिन नहीं था। मजबूर होकर आशु को फिलहाल अपनी पिछली प्लानिंग छोड़नी पड़ी और उसे अब किसी नए कंपेनियन एग के ड्रॉप होने का इंतजार करना पड़ा। इस दौरान उसने अपना पूरा ध्यान डंजन क्लियर करने पर फोकस करना शुरू कर दिया, खासकर दो जगहों पर, एंडलेस सी ऑफ स्टॉर्स और एंशिएंट स्वॉर्ड टोम। वो चाहता था कि एंडलेस सी ऑफ स्टॉर्स से उसे 28 लूना मैंशन स्किल्स का पूरा सेट मिल जाए। साथ ही एंशिएंट स्वॉर्ड टोम से उसे एक और मिथिकल स्वॉर्ड भी चाहिए थी। लाइट कंसीलमेंट स्वॉर्ड असैसिनेशन के लिए तो बेहद पावरफुल थी, लेकिन आमने सामने की लड़ाई में वो सूटेबल नहीं थी। आशु को अभी भी एक ऐसा वेपन चाहिए था जो क्लोज कॉम्बैट में काम आ सके। किस्मत वाकई बदल गई थी या नहीं, ये तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन कुछ दिनों तक लगातार शिकार करने के बाद भी उसे कोई काम की चीज़ नहीं मिली, बल्कि उल्टा कई बेकार के कंपेनियन एग्स ज़रूर ड्रॉप होते रहे। क्योंकि उसे ग्लिमर लाइफ सोल को एडवांस करने के लिए लगातार चलते रहने की ज़रूरत थी, आशु ने अपना रास्ता थोड़ा बदल लिया और फाउंडिंग एम्परर टोम की तरफ बढ़ गया। वो ये देखना चाहता था कि क्या वहाँ कोई छोटी हथेली का निशान मौजूद है जिससे वो उस डंजन को डाउनलोड कर सके। लेकिन फाउंडिंग एम्परर टोम तक पहुंचने से पहले ही उसे एक चहल पहल से भरी हुई टाउन जैसी मार्केट नजर आई। वहां बहुत से लोग फाउंडिंग एम्परर टोम में मिलने वाले डायमेंशनल क्रिस्टल्स और कंपेनियन एग्स सेल कर रहे थे। फाउंडिंग एम्परर टोम में कई अनोखे कंपेनियन एग्स हासिल किए जाते थे, जैसे कि वो ब्रोंज मैन जिन्हें आशु पहले देख चुका था, या अर्थ एलिमेंटल बीस्ट, ये सभी फाउंडिंग एम्परर टोम से ही आए थे। हालांकि ह्यूमंस जो फाउंडिंग एम्परर टोम अब तक एक्सप्लोर कर पाए थे, वो असल में सिर्फ उसकी बाहरी लिमिट भर था। टोम के अंदर के हिस्से में घुसना अब तक किसी के लिए भी मुमकिन नहीं हुआ था। अगर फाउंडिंग एम्परर टोम को एक ह्यूज अंडरग्राउंड सिटी मानी जाए तो ह्यूमंस अभी जिस हिस्से से कांटेक्ट में हैं, वो उस सिटी के मेन गेट तक भी नहीं पहुंचता। 6 लीजेंडरी हीरोज के अलावा आज तक कोई भी आदमी फाउंडिंग एम्परर टोम के असली अंदरूनी हिस्से में एंटर नहीं हो पाया था। आशु अभी बस उस मार्केट को पार कर ही रहा था ताकि फाउंडिंग एम्परर टोम के बाहरी इलाके में जाकर वो छोटी हथेली का निशान ढूंढ सके कि तभी मार्केट में अचानक कुछ हलचल होती दिखी। भीड़ में कुछ हो रहा था, लेकिन आशु को समझ नहीं आया कि मामला क्या है। थोड़ा ध्यान देने पर उसे एहसास हुआ कि भीड़ के बीच अनूप एक बूढ़े आदमी से लगातार बहस कर रहा था। अनूप बिना किसी फायदे के तो हिलता तक नहीं, फिर यहाँ क्या कर रहा है? आशु की दिलचस्पी बढ़ गई। वो चुपचाप एक ऐसा कोना ढूंढकर खड़ा हो गया जहाँ किसी का ध्यान नहीं था, और फिर वो चुपचाप अनूप की हर हरकत पर नजर रखने लगा। आशु कुछ देर तक किनारे से सब कुछ गौर से देखता रहा और आखिरकार उसे समझ आ ही गया कि अनूप और उस बूढ़े आदमी के बीच बहस की वजह क्या थी। दरअसल अनूप उस बूढ़े आदमी की ब्रोंज स्वॉर्ड को खरीदना चाहता था, जबकि बूढ़ा आदमी उसे किसी भी कीमत पर बेचने को तैयार नहीं था। एक जिद पर अड़ा था कि वो खरीदेगा तो दूसरा उतनी ही जिद पर कि वो बेचेगा नहीं, और बस बहस यहीं से शुरू हुई थी। मामला ये नहीं था कि बूढ़ा आदमी स्वॉर्ड बेचना ही नहीं चाहता था, बल्कि उसकी शर्त ये थी कि वो उस ब्रोंज स्वॉर्ड के बदले में एक मिथिकल कंपेनियन बीस्ट चाहता था। अगर कोई उसे ऐसा ना दे तो फिर वो चाहे जितना पैसा दे स्वॉर्ड नहीं बेचेगा। उस बूढ़े ने यह भी दावा किया कि ये ब्रोंज स्वॉर्ड उसने डायमेंशनल स्टोन से पहले फाउंडिंग एम्परर टोम से खुदाई में निकाली थी। ये खुद फाउंडिंग एम्परर की स्वॉर्ड थी, लेकिन कोई भी उसकी बात पर यकीन नहीं कर रहा था। भले ही वो स्वॉर्ड सच में फाउंडिंग एम्परर की क्यों ना हो, आज के ज़माने में उसकी कीमत ज़्यादा नहीं मानी जाती। ज़्यादा से ज़्यादा वो एक एंटीक कहलाएगी बस। लेकिन बूढ़ा आदमी अपनी बात पर अड़ा रहा, वो स्वॉर्ड सिर्फ एक मिथिकल कंपेनियन बीस्ट के बदले ही देगा। उधर अनूप भी जाने किस जिद में था, वो हर हाल में वो स्वॉर्ड खरीदना चाहता था, लेकिन उसके पास कोई मिथिकल कंपेनियन बीस्ट नहीं था जिसे वो एक्सचेंज में दे सके। कुछ तो गड़बड़ है। अनूप जैसा ढीठ इंसान अगर इतनी ईमानदारी से कोई स्वॉर्ड खरीदने की कोशिश कर रहा है तो ज़रूर कोई चाल है, आशु मन ही मन सोचने लगा। और ये तो नामुमकिन है कि वो ऐसे खुलेआम तमाशा करे। अगर वो उस स्वॉर्ड को सच में चाहता तो अब तक तो चोरी कर चुका होता। आखिर चल क्या रहा है इसके दिमाग में? मैं तुम्हें 3 एपिक ब्रोंज मैन कंपेनियन एग्स देता हूँ उस स्वॉर्ड के बदले, अनूप ने बूढ़े से कहा। 3 तो छोड़ो, 10 भी दोगे तो नहीं दूंगा। बूढ़ा आदमी भी पूरी तरह हट गया था। वो अपनी ब्रोंज स्वॉर्ड को सीने से चिपकाए हुए था और किसी भी हाल में छोड़ने को तैयार नहीं था, जिद में जैसे जान फंसी हो। बाकी लोगों ने जब सुना कि अनूप 3 ब्रोंज मैन कंपेनियन एग्स के बदले उस टूटी फूटी सी दिखने वाली ब्रोंज स्वॉर्ड को लेना चाहता है तो हर कोई चौंक गया। 5 दूं तो, अनूप ने कहा, मेरे पास यही सब कुछ है। कहते हुए उसने 5 कंपेनियन एग्स बूढ़े आदमी के सामने रख दिए। ये नज़ारा देखकर वहां मौजूद सभी लोग हैरान रह गए। ब्रोंज मैन कंपेनियन एग्स को वहां के लोकल्स में शायद ही कोई ऐसा हो जो ना जानता हो। भले खुद उन्हें ना मिला हो, लेकिन देखा जरूर होगा। अनूप ने जो 5 एग्स निकाले थे वे बिना शक ब्रोंज मैन कंपेनियन एग्स ही थे। भाई, जब तेरे पास 5 ब्रोंज मैन कंपेनियन एग्स हैं तो तू उन्हें किसी बढ़िया चीज़ से एक्सचेंज कर लेता।
इस घटिया सी स्वॉर्ड में ही क्यों अटका है? बगल में खड़ा एक आदमी बोल पड़ा। बाकी लोग भी उससे सहमत दिखे। ब्रोंज मैन कंपेनियन एग्स बहुत मशहूर थे, लेकिन उनकी तादाद बेहद कम थी, इसलिए उनकी कीमत भी बहुत ऊंची थी। और एक साथ 5 एग्स किसी के पास होना, ये तो वहां दशकों से स्टॉल लगाए बैठे बूढ़े मर्चेंट्स ने भी पहले कभी नहीं देखा था। और कुछ नहीं चाहिए, बस वो स्वॉर्ड मुझे पसंद है। मुझे लगता है उसमें कोई ट्रीजर छिपा हो सकता है, अनूप ने बेहद लापरवाही से कहा। ये तो खुद ही ट्रीजर है, बूढ़ा आदमी अकड़ते हुए बोला। अगर चाहिए तो मिथिकल कंपेनियन बीस्ट के बदले ले लो, वरना चाहे कुछ भी कहो मगर बेचूंगा नहीं। लोगों को अब लगने लगा था कि दोनों ही पागल हैं, अनूप फिजूल में दौलत उड़ाने वाला और बूढ़ा पूरी तरह जिद्दी बेवकूफ। इसी बीच एक हट्टा कट्टा आदमी भीड़ को चीरता हुआ आगे बढ़ा और जमीन पर रखे 5 ब्रोंज मैन कंपेनियन एग्स को देखता रहा। उसने जोर से लार निली और अनूप से कहा, भाई मेरे पास भी एक स्वॉर्ड है, लगभग वैसी ही जैसी उस बूढ़े के पास है। अगर तू चाहे तो मैं वो 5 ब्रोंज मैन कंपेनियन एग्स में बेच दूं। अनूप ने होंठ चढ़ाकर कहा, मुझे फाउंडिंग एम्परर टोम से खुदाई में निकली कोई ट्रीजर स्वॉर्ड चाहिए। क्या तुम सोचते हो कि मैं कोई भी स्वॉर्ड उठा लूंगा? अरे ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? ये स्वॉर्ड मेरे परदादा ने खुद फाउंडिंग एम्परर टोम से खुदाई में निकाली थी, और ये एक बेशकीमती ट्रीजर थी। वो हट्टा कट्टा आदमी जल्दी से बोल पड़ा। सच में? अनूप ने उसके हाथ की स्वॉर्ड को शक भरी निगाहों से देखा। सच कहें तो दोनों एंशिएंट स्वॉर्ड्स काफी हद तक एक जैसी लग रही थी, बस कुछ हल्के फुल्के फर्क थे। अगर कंपेयर कर देखा जाए तो ये स्वॉर्ड्स लगभग एक ही दौर की रही होंगी। बिल्कुल असली है, उस बूढ़े की स्वॉर्ड से ज्यादा असली है, ये मैं पूरे भरोसे से कहता हूँ, उस आदमी ने अपने सीने पर हाथ मारते हुए कहा। लेकिन तभी बूढ़ा आदमी कोल्ड लहजे में बोल पड़ा, छोटे फायदे के लालच में मत पड़ो। अगर लालच करोगे तो बड़ा घाटा होगा। 5 कंपेनियन एग्स में नकली चीज लेकर करोगे क्या? बूढ़े, तू किसके माल को नकली कह रहा है? असली में तो तू ही नकली बेच रहा है। वो हट्टा कट्टा आदमी गुस्से में तमतमाते हुए बोला। अनूप हंस पड़ा और फिर बूढ़े से बोला, बूढ़े कहीं अब तुम पछता तो नहीं रहे? लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है, मैं अब तुम्हारी स्वॉर्ड नहीं खरीदूंगा। देखता हूँ अब कौन इतनी बड़ी कीमत पर उसे लेने आता है। इतना कहकर अनूप ने वो 5 कंपेनियन एग्स उस हटे कट्टे आदमी की तरफ बढ़ा दिए और कहा, तेरी स्वॉर्ड असली है या नकली मुझे फर्क नहीं पड़ता। अब मैं तेरी ही स्वॉर्ड खरीदूंगा, ताकि उस बूढ़े बेवकूफ़ को पछताना पड़े। वो हट्टा कट्टा आदमी फूले नहीं समाया। उसने जल्दी से 5 ब्रोंज मैन कंपेनियन एग्स उठा लिए। फिर भी उसे थोड़ी टेंशन थी, तो उसने वहीं किसी को बुलाकर एग्स चेक करवाए। जब कन्फर्म हो गया कि वो सच में ब्रोंज मैन कंपेनियन एग्स ही हैं, तब जाकर उसने वो पुरानी स्वॉर्ड अनूप को सौंप दी। बूढ़े, अब बैठकर पछताते रहना। अनूप ने ये कहते हुए मुड़कर स्वॉर्ड उठाए और वहां से चलता बना। आशु ने इनविजिबिलिटी रोब पहना और चुपचाप अनूप के पीछे चल पड़ा। अनूप टाउन की तरफ नहीं गया। उसने रास्ता मोड़ा और पास के एक फॉरेस्ट की तरफ भागा। वहां जाकर वो एक बड़े ट्री की जड़ पर बैठ गया और सिगरेट जलाकर पीने लगा। कुछ देर बाद आशु ने देखा कि वही बूढ़ा आदमी जो मार्केट में स्वॉर्ड बेचने की कोशिश कर रहा था, दबे पांव उसी फॉरेस्ट में दाखिल हो गया। जब आशु ने उस बूढ़े को वहां आते देखा तो उसे तुरंत सब समझ में आ गया, अनूप और वो बूढ़ा एक ही टीम के थे। उन दोनों ने मिलकर जानबूझकर हंगामा खड़ा किया था, सिर्फ उस हटे कट्टे आदमी को उसकी स्वॉर्ड बेचने पर मजबूर करने के लिए। वो हट्टा कट्टा आदमी एक फ्रीलांस हंटर था जो किसी डायमेंशनल जोन से लौटा था। वो कोई दुकानदार नहीं था। अनूप और बूढ़ा आदमी उसकी स्वॉर्ड हासिल करना चाहते थे, लेकिन सीधे उससे खरीदना उनके लिए आसान नहीं था, इसलिए उन्होंने पूरा ये ड्रामा रच डाला। आखिर ये एंशिएंट स्वॉर्ड है क्या? ऐसा क्या है इसमें जो अनूप इतने जतन कर रहा है? आशु की नज़रें चुपचाप अनूप के हाथों में पकड़ी हुई उस एंशिएंट स्वॉर्ड का बारीकी से मुआयना करने लगीं। तो फिर बूढ़ा आदमी पास आकर फुसफुसाया, क्या ये असली है? कोई दिक्कत नहीं, अनूप ने जवाब दिया, ये एकदम असली है। इसी स्वॉर्ड के जरिए हम फाउंडिंग एम्परर टोम के अंदर जा सकते हैं। जरा मुझे भी देखने दो, बूढ़े ने कहा और स्वॉर्ड पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया। लेकिन अनूप ने तुरंत अपना हाथ पीछे खींच लिया और स्वॉर्ड उसे टच नहीं करने दी। मुस्कराते हुए बोला, इतनी जल्दी क्या है? हमारी डील तो यही थी ना कि स्वॉर्ड मैं पकड़ूंगा और दरवाज़ा मैं ही खोलूंगा। जब लौटेंगे तो आइटम्स बराबर बराबर बांट लेंगे। जब तक स्वॉर्ड मेरे पास है टेंशन मत लो, सब सही चलेगा। बूढ़ा बिना एक्सप्रेशंस बदले बोला, मुझे बस इस बात की टेंशन है कि कहीं तुम्हें कोई बेवकूफ़ ना बना दे। मैं तो बस ये देखना चाहता था कि ये सच में एम्परर किन की स्वॉर्ड है या नहीं। इस पर अनूप हंसते हुए बोला, मैं हमेशा दूसरों को बेवकूफ़ बनाता हूँ, खुद नहीं बनता। तुम फिक्र मत करो। फिर उसने एंशिएंट स्वॉर्ड को हाथ में थामे हुए बूढ़े से पूछा, तो फिर कब शुरू कर रहे हैं? बूढ़े ने तुरंत जवाब दिया, जितना जल्दी हो उतना अच्छा। अगर तुम तैयार हो तो आज रात ही काम शुरू कर देते हैं। ठीक है, तय रहा, अनूप बोला। आज रात फाउंडिंग एम्परर टोम के बाहर मिलते हैं।
इतना कहकर वो मुड़ा और वहां से चला गया। बूढ़ा आदमी थोड़ी देर तक अनूप की पीठ को जाते हुए देखता रहा, फिर खुद भी धीरे धीरे फॉरेस्ट से बाहर निकल गया। आशु चुपचाप उस डायरेक्शन की तरफ देखता रहा जहां से बूढ़ा गया था और फिर सोच में डूब गया। ना जाने क्यों उसे लग रहा था कि वो बूढ़ा कुछ जाना पहचाना सा है, जैसे उसने उसे पहले कहीं देखा हो, लेकिन उसके चेहरे और एक्सप्रेशन से तो कोई खास पहचान नहीं बन रही थी। ये बुजुर्ग, कहीं ये आवेश मलिक तो नहीं? अचानक आशु के दिमाग में एक आइडिया आया। उस जानी पहचानी सी फीलिंग के साथ ये ख्याल आया, क्योंकि उस बुजुर्ग के अंदर से कभी कभार जो ऑरा निकल रहा था वो आवेश मलिक जैसा ही लग रहा था। हाँ, उसकी अपीयरेंस और बॉडी स्ट्रक्चर ज़रूर अलग था, लेकिन आवेश के लिए अपना चेहरा और बॉडी स्ट्रक्चर चेंज करना कौन सा मुश्किल काम है। बहुत मुमकिन है कि ये वही हो, मगर सवाल ये है कि वो अनूप के साथ क्यों है और दोनों फाउंडिंग एम्परर टोम्ब में एंटर होना क्यों चाहते हैं। इन सवालों से आशु का मन पूरी तरह क्यूरियोसिटी से भर गया। अपीयरेंस ऑफ फेडरेशंस नंबर 01 डेविल। आशु कुछ पल के लिए सोच में डूब गया, लेकिन फिर उसे लगा कि इस सब का उससे कोई लेना देना नहीं है। उसने तो फाउंडिंग एम्परर टोम्ब में घुसने का कोई प्लान ही नहीं किया था, इसलिए अब उसने बेतुके अंदाजे लगाना भी बंद कर दिया। थोड़ा चक्कर काटने के बाद वो वापस फाउंडिंग एम्परर टोम्ब की बाहरी सीमा की तरफ लौट आया। वहां पहुंचकर उसने टोम्ब के किनारे छोटी हथेली का निशान को ढूंढना शुरू किया, इस उम्मीद में कि शायद कुछ हासिल हो जाए। आशु का शुरू से ही फाउंडिंग एम्परर टोम्ब के अंदर जाने का कोई इरादा नहीं था, और अब जब उसे पता चल चुका था कि अनूप और आवेश मलिक अंदर जा रहे हैं, तो उसके लिए अंदर जाना और भी नामुमकिन हो गया था। वो सिर्फ आसपास घूम रहा था। टोम्ब की बाहरी सीमा पर टेराकोटा सोल्जर्स ही पाए जाते थे। उनके लेवल ज्यादातर लेजेंडरी होता था, थोड़ी और अंदर एपिक ब्रोंज मेन मौजूद थे। ऐसा कहा जाता था कि वहां मिथिकल गोल्ड मेन भी होते हैं, लेकिन वो बेहद रेयर थे। आशु को तो वो नजर नहीं आए। जब वो फाउंडिंग एम्परर टोम्ब के बिल्कुल करीब पहुंचने ही वाला था, तो उसने अपनी रफ्तार धीमी कर ली। उसे किसी भी हाल में उस इंपीरियल मौसोलियम के अंदर नहीं जाना था। उसका बस एक ही मकसद था, छोटी हथेली के निशान को ढूंढना। जिस डंजन को आशु ने डाउनलोड किया था, उसमें ऑलरेडी ही एक 13 मौसोलियम नाम की जगह मौजूद था। वो इकलौता ऐसा गेम डंजन था जिसमें आशु अब तक नहीं घुस पाया था। इसकी सबसे बड़ी वजह यह थी कि उस डंजन में कुछ रहस्यमयी चीजें थीं। अगर उन्हें सही ढंग से हैंडल ना किया जाए तो मुश्किलें खड़ी हो सकती थीं। उससे भी ज्यादा जरूरी बात यह थी कि वो अब तक उस डंजन का एंट्रेंस ढूंढ ही नहीं पाया था, इसीलिए बस बाहर बाहर घूमता रहा था। वैसे भी मौसोलियम जैसी जगहें असल में अंदर जाने के लिए बनी ही नहीं होती, तो कोई क्लियर एंट्रेंस होना नामुमकिन था। अगर किसी को अंदर जाना हो तो खुदाई करके ही घुसना पड़ता। फाउंडिंग एम्परर टोम्ब के साथ भी बिल्कुल यही सिचुएशन थी। वहां कोई दरवाज़ा नहीं था, लेकिन आसपास कई गड्ढे खुदे हुए थे। ऐसा कहा जाता था कि कई लोगों ने अंदर घुसने की कोशिश की, लेकिन रास्ते में कुछ ना कुछ अनहोनी हो जाती थी। अब तक केवल 6 हीरोज ही थे जो सक्सेसफुली अंदर जा पाए थे। आशु ने ट्रुथ लिसनर की एबिलिटी का इस्तेमाल करते हुए बहुत ध्यान से उस इलाके की जांच की। उसकी किस्मत ठीक निकली, उसे जमीन में आधे दबे हुए एक स्टोन बीस्ट पर वो छोटी हथेली का निशान मिल गया। आशु बेहद खुश हुआ और जल्दी से उस छोटी हथेली के निशान की पिक्चर खींच ली, और गेम तुरंत डाउनलोड स्क्रीन पर चला गया। काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद भी डाउनलोड पूरा नहीं हुआ, जिससे ऑब्वियस हो चुका था कि ये डंजन ज़रूर ही कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट जगह थी। इतने वक्त से वो ये रहस्यमयी फ़ोन यूज़ कर रहा था, जिस वजह से आशु अब तक ये समझ चुका था कि गेम डाउनलोड होने की स्पीड का मैप के साइड से कोई लेना देना नहीं है। आमतौर पर जब डाउनलोड में ज़्यादा वक्त लगता था तो मतलब होता था कि उसके अंदर कुछ बेहद पावरफुल या रहस्यमयी चीज़ जरूर छिपी है। अब देर भी हो चली थी और वो डंजन पहले ही ओब्टेन कर चुका था। अनूप और आवेश मलिक से आमना सामना ना हो, इसी वजह से आशु ने वहां से निकलने और अपना सफ़र जारी रखने का फैसला किया। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि जैसे ही वो मेन रोड पर पहुंचा, उसने देखा कि अनूप एक ट्री के सहारे टिका हुआ खड़ा था और हल्की मुस्कान के साथ उसकी तरफ देख रहा था। जूनियर ब्रदर, मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि हम इतनी जल्दी फिर मिलेंगे, अनूप ने मुस्कराते हुए कहा। ये बंदा तो काफ़ी पहले से मुझे ट्रैक कर रहा होगा। आशु ये अच्छी तरह समझ गया था। उसने अनूप की तरफ देखा और बोला, बड़े सीनियर ब्रदर, क्या तुमने अच्छे से सोच लिया है? क्या अब तुम मेरी मदद करना चाहते हो करिश्मा की देखभाल करने में? जैसे ही अनूप ने करिश्मा का नाम सुना, उसका दिल एकदम कांप उठा। उसने आशु की गोद में मौजूद करिश्मा को देखा और जल्दी से अपना सिर हिलाकर मना कर दिया। मैं तुमसे एक ज़रूरी बात करने आया हूँ। शायद तुमने मेरी उस बूढ़े आदमी से बातचीत सुन ली होगी। क्या तुम्हारी दिलचस्पी है हमारे साथ मिलकर फाउंडिंग एम्परर टोम्ब में जाने में? ये स्वॉर्ड उस टोम्ब की चाबी है। इसके साथ और तुम्हारे अर्थ एलिमेंटल बीस्ट की मदद से हम सेफली अंदर जा सकते हैं और जो चाहें वो ले सकते हैं। नहीं, आशु ने बिना किसी झिझक के कहा। क्या तुम ये नहीं जानना चाहते कि फाउंडिंग एम्परर टोम्ब के अंदर क्या है? वहाँ अनूप थोड़ी देर के लिए ठिठक गया।
वो कुछ कहने ही वाला था कि आशु ने एक बार फिर उसकी बात बीच में काट दी। मुझे ना जानना है ना ही जाना है, आशु ने कहा और अनूप के पाप से होते हुए आगे बढ़ता चला गया। ये बात अलग है कि फाउंडिंग एम्परर टोम के अंदर कोई खतरा हो सकता है, लेकिन जब आसपास आवेश मलिक जैसा खौफनाक इंसान हो तब आशु किसी भी हाल में वहां जाने का सोच भी नहीं सकता। यहाँ तक कि अनूप ने भी उसे पहचान लिया था, तो फिर ये मान लेना कि आवेश मलिक ने नहीं पहचाना होगा ये बेवकूफ़ी होती। ऐसे मामलों में सबसे समझदारी इसी में होती है कि दूर रहा जाए। मैंने सुना है कि फाउंडिंग एम्परर टोम में एलिक्सिर ऑफ इमोर्टैलिटी है, उसे कंज्यूम करने के बाद इंसान इमोर्टल हो सकता है। अनूप अब भी पीछे नहीं हटा, वो आशु के साथ साथ चल रहा था, शायद उसे मनाने की आखिरी कोशिश में। नहीं जा रहा। आशु का रवैया पूरी तरह अडिग था। चाहे अनूप कितना भी बढ़िया प्रपोजल क्यों ना दे, आशु फाउंडिंग एम्परर टोम में कदम नहीं रखने वाला था। फाउंडिंग एम्परर टोम में अभी भी एक गार्जियन कोकून है। अगर तुम अंदर गए तो शायद तुम्हें गार्जियन से कॉन्ट्रैक्ट करने का मौका मिल जाए। अनूप ने फिर कोशिश की। नहीं जा रहा, आशु ने दोहराया। उसे अंदाजा नहीं था कि इतनी बड़ी खबर सामने आएगी, लेकिन फिर भी इवन अगर अंदर गार्जियन हो भी आशु वहां नहीं जाने वाला था, क्योंकि उसका फ़ोन ऑलरेडी उस गेम डंजन को डाउनलोड कर रहा था और वहां वो गार्जियन से गेम में फाइट कर सकता था। उसे जान का जोखिम उठाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। तुम्हें पता है वो बुरा आदमी कौन है? अनूप ने अचानक पूछा, जब उसने देखा कि आशु फाउंडिंग एम्परर टोम जाने के लिए किसी भी कीमत पर तैयार नहीं है। हाँ, आशु ने जवाब दिया। उसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि आशु इस तरह जवाब देगा। अनूप एक पल को ठिठक गया, फिर हैरानी और डिसबिलीफ से बोला, तुम्हें सच में पता है वो बुरा आदमी कौन है? ये हो ही नहीं सकता, है ना? तुमने उसे देखा नहीं होगा, वो तो मर चुका है। तुम्हें क्या लगता है वो कौन है? अनूप की बात सुनकर आशु को कुछ गड़बड़ सी लगी। उसने चलते चलते कदम रोके और उससे पूछा, हर कोई जानता था कि आवेश मलिक मरा नहीं था। पिछली बार जब वो जख्मी हुआ था और उसकी फाइट करने की एबिलिटी लगभग खत्म हो गई थी, तब भी बयूरों के लगभग ना टूटने वाले नेट बिछाने की कोशिश उसे पकड़ने में नाकाम रही थी। तुम सहारनपुर एक्सपेडिशन टीम से तो अनजान नहीं होगे, है ना? वो बुरा आदमी उसी एक्सपेडिशन टीम का एक मेंबर है, अनूप ने रहस्यमय अंदाज में कहा। नामुमकिन, मैंने एक्सपेडिशन टीम के सारे मेंबर्स को देखा है, ऐसा कोई आदमी नहीं था, आशु ने कहा। आशु का ऐसा रिएक्शन देखकर अनूप समझ गया कि कुछ तो बात है। वो हल्का मुस्कुराया और बोला, अगर तुमने एक्सपेडिशन टीम के एक्सपर्ट्स और स्टाफ मेंबर्स की फाइल्स देखी हैं तो उन्हें पहचान लेना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन क्या कभी सोचा है कि कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिनका जिक्र रिकॉर्ड्स में है ही नहीं? मुझे तुम्हारी बकवास सुनने का टाइम नहीं है। इतनी बड़ी इन्वेस्टिगेशन के लिए किसी आउटसाइडर को टीम में रखने का तो सवाल ही नहीं उठता, आशु ने कहा। वो कोई आउटसाइडर नहीं है। इतनी सारी इन्फॉर्मेशन पढ़ने के बाद भी तुम्हें नहीं लगता कि कुछ मिसिंग है? अनूप ने सीरियस होकर कहा। आशु ने सोचते हुए त्योरियां चढ़ा ली। उसे ऐसा नहीं लगा कि इन्फॉर्मेशन में कुछ अधूरा था। स्टाफ और एक्सपर्ट से जुड़ी सारी डिटेल्स तो मौजूद थीं। जब उसने आशु के चेहरे पर उलझन देखी तो अनूप ने कहा, तुम्हें नहीं लगता कि उस टीम को ऑर्गेनाइज करने वालों की जानकारी गायब है? आशु थोड़ा सरप्राइज रह गया, फिर जरा सोचकर बोला, क्यों? उन ऑफिसर और सोल्जर्स की डिटेल्स तो थी ना? क्या वो ऑफिसर और सोल्जर्स इतनी बड़ी एक्सपेडिशन टीम को ऑर्गेनाइज करने के लिए क्वालिफाई थे? उनका रोल तो सिर्फ सिक्योरिटी का था, अनूप ने पूछा। सोचो जरा, इतनी इंपॉर्टेंट एक्सपेडिशन के लिए उन्होंने इतने सारे टॉप एक्सपर्ट्स को इनवाइट किया, लेकिन उनकी प्रोटेक्शन के लिए सिर्फ कुछ लो रैंकिंग ऑफिसर्स की पावर का इस्तेमाल किया। और अगर पूरे काम की प्रोग्रेस मॉनिटर करने वाला कोई नहीं है तो तुम्हें नहीं लगता इसमें कुछ गड़बड़ है? अनूप ने अपनी बात जारी रखी। तुम कहना चाह रहे हो कि फेडरेशन ने जानबूझकर कुछ इन्फॉर्मेशन छुपाई है? वो बुजुर्ग भी उन्हीं में से एक है, आशु ने अनूप से पूछा। असल में मैंने इस मामले की पहले भी तहकीकात की थी। मैं उस डिपार्टमेंट तक भी गया जिसने इस एक्सपेडिशन की शुरुआत की थी और उनकी सारी इन्फॉर्मेशन पढ़ी, लेकिन सब कुछ इतनी परफेक्टली किया गया था कि मुझे कोई गड़बड़ नज़र नहीं आई। फिर मैंने कुछ दूसरी रिपोर्ट्स देखी और रियलाइज़ हुआ कि उस डिपार्टमेंट के कुछ लोग उस वक्त अचानक गायब हो गए थे जब ये एक्सपेडिशन टीम बनाई जा रही थी। वो लोग फिर कभी सामने नहीं आए। बाद में मैंने बहुत सी तहकीकात की और मुझे पूरा यकीन हो गया कि वो लोग ज़रूर सहारनपुर गए थे। अनूप थोड़ा रुका और बोला, उस बूढ़े का नाम है राकेश गोयल है। वो उन्हीं में से एक है। तुम्हें वो कहाँ मिला? आशु ने अनूप को गौर से देखा। उसे थोड़ी हैरानी हो रही थी कि अनूप इस बात को लेकर इतना फिक्रमंद क्यों था। ये बस एक इत्तेफाक था। मैं दरअसल यहाँ तुम्हारा इंतज़ार करने आया था। मैंने अंदाज़ा लगाया था कि जब तुमने अर्थ एलिमेंटल बीस्ट हासिल कर लिया होगा तो तुम ज़रूर फाउंडिंग एम्परर टोम आओगे, लेकिन बड़ी देर तक इंतज़ार करने के बावजूद तुम दिखाई नहीं दिए। उसकी जगह मुझे मार्केट में सामान बेचता हुआ राकेश दिख गया, तो मैंने उसे चुपचाप फॉलो करना शुरू कर दिया और उस पर नज़र रखने लगा, पर उसने मुझे पकड़ लिया।
अनूप एक पल के लिए रुका, फिर बोला, लेकिन तुम तो जानते हो मैं कौन हूँ। वो मेरा मुकाबला नहीं कर सकता था। अपनी जान बचाने के लिए उस बूढ़े ने मुझे कुछ बातें बताईं। तभी मुझे पता चला कि वो सच में उस वक्त सहारनपुर गया था और कुछ और लोगों के साथ एक्सपेडिशन टीम की निगरानी की जिम्मेदारी उसी की थी। लेकिन बाद में बाकी लोग एक्सपेडिशन टीम के साथ ही गायब हो गए। उसका कहना है कि उस दिन वो बीमार था, इसलिए वापस कैंप में लौट आया और इसीलिए बच गया। लेकिन मुझे उसकी बात पर यकीन नहीं। फिर क्या हुआ? आशु को ये मामला और भी अजीब लगने लगा। उसे लग रहा था कि वो बूढ़ा शायद आवेश मलिक है, लेकिन अनूप कह रहा था कि वो राकेश है और सहारनपुर की एक्सपेडिशन टीम से जुड़ा हुआ था। ये बात कुछ हजम नहीं हो रही थी। फिर वो बकवास करता रहा और कहने लगा कि फाउंडिंग एम्परर टोम्ब में कुछ बेशकीमती चीज़ है। ऊपर से उसके पास अंदर घुसने का तरीका भी है। मुझे लगा कि उसे फाउंडिंग एम्परर टोम्ब के बारे में काफ़ी कुछ पता है, और मैं इस बात को लेकर बेहद क्यूरियस हूँ कि वो वहाँ इतनी जल्दी क्यों घुसना चाहता है। इसलिए मैंने सोचा कि फ़िलहाल उससे टीम अप कर लूँ और उसे थोड़ा रोक कर रखूँ जब तक तुम यहाँ ना आ जाओ, अनूप ने कहा। आशु ने कुछ देर तक अनूप को गौर से देखा, फिर पूछा, तुम्हें एक्सपेडिशन टीम में इतनी दिलचस्पी क्यों है? अरे जाहिर है कि ये तो मेरी तुम्हारे लिए फिक्र है, जूनियर ब्रदर। मुझे पता है कि तुम्हें ये मामला बहुत परेशान कर रहा है, इसलिए मैंने तुम्हारी मदद के लिए इसकी तह तक जाने की कोशिश की। अनूप ने फौरन बात का रुख मोड़ते हुए कहा, अगर तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं है तो हम बाद में उस राकेश को पकड़ लेते हैं और खुद उससे सच्चाई उगलवाते हैं। तब तुम्हें पता चल जाएगा कि मैंने झूठ बोला या नहीं। मैं उसे मारूं? मुझे तो डर है कि कहीं बाद में हम दोनों ही लंगड़े ना हो जाएं, आशु ने होठों में हल्की सी मुस्कान दबाते हुए कहा। फिक्र मत करो, वो बूढ़ा थोड़ा बहुत कुछ कर सकता है, लेकिन वो हमारा मुकाबला नहीं कर सकता। मैं अकेले ही उसे संभाल सकता हूं, अनूप ने कॉन्फिडेंस के साथ कहा। आशु ने देखा कि अनूप इस मामले को लेकर झूठ नहीं बोल रहा है, इसलिए उसने कहा, मुझे नहीं पता कि तुम्हें इस बात में इतनी दिलचस्पी क्यों है, लेकिन मैं ये भी नहीं कह सकता कि वो बूढ़ा वाकई राकेश है। बस मुझे ऐसा लगता है कि वो कोई और है। कौन? आशु के चेहरे की सीरियसनेस देखकर अनूप ने तुरंत पूछा। आवेश मलिक, आशु ने जवाब दिया। ये सुनते ही अनूप का चेहरा बदल गया। उसने डिसबिलीफ में कहा, यह नामुमकिन है। वो आवेश मलिक कैसे हो सकता है? खैर, मैं तो फाउंडिंग एम्परर टोम्ब नहीं जा रहा। तुम बस अपना ख्याल रखना, आशु ने कहा और वहां से जाने के लिए मुड़ गया। लेकिन जैसे ही वो अनूप के पास से गुजरा और आगे देखा, उसके चेहरे का रंग एकदम बदल गया। किसी वक्त चुपचाप वो बूढ़ा वहां आ चुका था और अब वो ठीक उनके सामने खड़ा था। वो दोनों की ओर देखकर मुस्कुराया और आशु की पीठ पर ठंडा पसीना फौरन बहने लगा। अनूप ने आशु को रोकने की कोशिश की, लेकिन जब उसने मुड़कर उस बूढ़े को देखा तो उसका चेहरा भी फौरन बदल गया। अरे बुजुर्ग राकेश, तुम कब आए? अनूप को भी समझ आ गया था कि कुछ गड़बड़ है। राकेश इतनी नज़दीकी तक आ गया था और उसे भनक तक नहीं लगी। बूढ़े ने उसकी बात को नज़रअंदाज कर दिया और सीधे आशु की ओर देखकर मुस्कुराया, मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम मुझे पहचान लोगे। ये थोड़ा अनएक्सपेक्टेड है। आप जैसे शख्स को पहचानना मुश्किल नहीं है, आशु ने आवेश मलिक की तरफ देखकर कहा। बूढ़े ने साफ साफ मान लिया था कि वो आवेश मलिक ही है। आवेश मलिक ने इस पर कोई कमेंट नहीं किया। क्योंकि तुम्हें फाउंडिंग एम्परर टोम्ब में दिलचस्पी है तो क्यों ना तुम भी हमारे साथ अंदर चलो। तुम्हें तो पता होना चाहिए कि चाहे मैं इस दुनिया के हर इंसान को मार भी डालूं, तब भी तुम्हें मरने नहीं दूंगा। तुम्हें मुझसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं। तुम वाकई में आवेश मलिक हो? अनूप की आंखें हैरानी से फैल गईं। वो फटी हुई आंखों से आवेश मलिक को देख रहा था, फेडरेशन का नंबर 1 डेविल। और वो अनूप पहले उसे हरा भी चुका था और जिंदा भी बच गया था। ये सोचते ही उसके पैरों से मानो जान निकल गई। एंशंट यिन यांग मिरर, देखने से तो यही लगता है कि तुम भी मेरा ही वेट कर रहे थे, आशु ने आवेश मलिक को घूरते हुए कहा। मैंने तो पहले यही प्लान किया था कि यहूजा परिवार जब अर्थ एलिमेंटल बीस्ट की नीलामी करेगा तब मैं उसे ले लूंगा। लेकिन क्योंकि अब वो बीस्ट तुम ऑब्टेन कर चुके हो तो जाहिर है मैं तुमसे उसे छीनूंगा नहीं, इसलिए मुझे यहीं तुम्हारा इंतज़ार करना पड़ा, आवेश मलिक ने शांत लहजे में जवाब दिया। माफ़ करना, लेकिन मुझे फाउंडिंग एम्परर टोम्ब में कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं जा रहा हूँ। क्योंकि तुम्हें और मेरे बड़े सीनियर ब्रदर को इसमें इतनी दिलचस्पी है तो बेहतर होगा कि तुम दोनों ही साथ जाओ, आशु ने कहा। अनूप का चेहरा एकदम काला पड़ गया, लेकिन उसने ज़बरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा, मुझे भी कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं तो बस यूं ही मजाक कर रहा था। ओल्ड मास्टर, आप दिल पर मत लीजिए। आवेश मलिक के चेहरे पर कोई बदलाव नहीं आया। उसने एक धीमी सांस लेते हुए कहा, यह मायने नहीं रखता कि तुम दोनों नहीं जाना चाहते, लेकिन अब सिचुएशन ये है कि तुम में से एक के पास अर्थ एलिमेंटल बीस्ट है और दूसरे के पास एम्परर किंग स्वॉर्ड। ये दोनों चीज़ें फाउंडिंग एम्परर टोम्ब में घुसने के लिए ज़रूरी हैं। इसलिए चाहे जो भी हो, मुझे तुम दोनों की टीम चाहिए ही चाहिए। अगर मैं मना कर दूं तो? आशु पहले से ही या तो फाइट करने या फिर भागने के लिए तैयार था।
आवेश मलिक ने मुस्कराते हुए कहा, तुम्हें इतना नर्वस होने की ज़रूरत नहीं है। मैंने पहले भी कहा है कि चाहे दुनिया के सारे लोग मर जाएं, मैं तुम्हें जिंदा रखूंगा। इसलिए तुम्हें मुझे दुश्मन समझने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन इस फाउंडिंग एम्परर टोम के सफ़र में तुम्हें मेरे साथ चलना ही होगा। मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूं और मेरा शरीर अब साथ नहीं देता। जिंदा रहने के लिए मुझे बाहर से मदद लेनी ही होगी। वो तुम्हारी प्रॉब्लम है, मुझसे उसका क्या लेना देना। आशु बोलते हुए थोड़ा पीछे हट गया। भले ही आवेश मलिक उसे एक एक्सपेरिमेंटल सब्जेक्ट की तरह ट्रीट करता था और उसे मारने की पॉसिबिलिटी बहुत कम थी, लेकिन वो किस तरह की स्कीम चला दे इसका भरोसा नहीं किया जा सकता था। इसलिए उससे जितना दूर रहा जाए उतना बेहतर। आशु अपनी आंखों से लॉर्ड अल्कोहल और आर्यवीर का अंजाम देख चुका था। दोनों ही आवेश मलिक के टेस्ट सब्जेक्ट थे, इसमें कोई शक नहीं था। क्योंकि आशु नहीं जा रहा तो मेरे जाने से भी कोई फायदा नहीं। ये स्वॉर्ड मैं तुम्हारे लिए यहीं छोड़ रहा हूँ। अब मैं निकल रहा हूँ। अगर कुछ बात करनी हो तो मेरे जूनियर ब्रदर से अच्छे से बात कर लेना। अनूप ने एंशिएंट स्वॉर्ड ज़मीन पर रख दी और धीरे धीरे पीछे हटने लगा। आवेश मलिक ने उन्हें रोकने की कोई कोशिश नहीं की। उसने धीरे धीरे एक चीज़ निकाली। वो एक एंशिएंट मिरर था जो ब्रोंज का बना हुआ लग रहा था। मिरर का सरफेस ब्लर था और उसमें दिखने वाला रिफ्लेक्शन भी उतना ही ब्लर। जब आशु ने उस एंशिएंट मिरर को देखा तो उसके मन में एक ही ख्याल आया, कुछ तो गड़बड़ है दया। जिसके आते ही उसने तुरंत अर्थ एलिमेंटल बीस्ट को बुलाया और भागने की कोशिश की। अनूप की स्पीड भी कम नहीं थी। एक उल्का की तरह वो तेजी से फॉरेस्ट की तरफ भागा। लेकिन आवेश मलिक का इरादा उन्हें रोकने का नहीं था। वो बस उस एंशिएंट मिरर को पकड़े हुए उसे धीरे धीरे घुमा रहा था। तभी एक अजीब सीन हुआ। जो आशु जमीन के अंदर से होते हुए भाग चुका था और जो अनूप फॉरेस्ट में भाग गया था, दोनों ही बिल्कुल किसी वीडियो की रिवाइंडिंग की तरह वापस लौट आए। मेरे साथ चलो। आवेश मलिक ने एंशिएंट मिरर को पकड़े हुए कदम बढ़ाए। आशु और अनूप अपने शरीर पर जरा भी कंट्रोल नहीं रख पा रहे थे। बिल्कुल किसी इनविजिबल धागे से बंधी कठपुतलियों की तरह दोनों फाउंडिंग एम्परर टोम की तरफ खींचे चले जा रहे थे। आशु को ऐसा लग रहा था मानो उसके शरीर पर उसका कोई कंट्रोल ही ना रहा हो। वो मजबूरी में आवेश मलिक के पीछे पीछे फाउंडिंग एम्परर टोम की डायरेक्शन में बढ़ता चला जा रहा था। उसके शरीर के बाकी सभी फंक्शन नॉर्मल तरीके से वर्क कर रहे थे। वो अपनी अलग अलग एबिलिटीज़ का इस्तेमाल भी कर सकता था, लेकिन पता नहीं क्यों वो चाहकर भी आवेश मलिक का पीछा करने से खुद को रोक नहीं पा रहा था। आशु ने बिना सोचे समझे कोई अटैक नहीं किया। उसने ट्रूथ लिसनर की मदद से आवेश मलिक के हाथों में मौजूद एंशिएंट मिरर को गौर से देखा और तभी उसे एहसास हुआ कि उस मिरर के अंदर उसकी और अनूप की शैडोज मौजूद थीं। प्रॉब्लम ये थी कि आवेश मलिक की पीठ उनकी तरफ थी। ऐसे में मिरर उन्हें डायरेक्टली रिफ्लेक्ट कर ही नहीं सकता था। फिर भी उनकी शैडोज उसमें कैसे दिख रही थीं। अनूप भी उसी तरह खींचता चला जा रहा था। उसने हाथों में स्ट्रेंथ इकट्ठा की, लेकिन कुछ पल तक झिझकता रहा और फिर वो आवेश मलिक पर हमला करने की हिम्मत नहीं जुटा सका। हालांकि आशु और अनूप के सामने आवेश मलिक की पीठ थी और वो देखने में बिल्कुल भी अलग नहीं लग रहा था, फिर भी वो आवेश मलिक था। यहाँ तक कि अनूप जैसा बेखौफ इंसान भी उस पर हमला करने से पहले अंजाम के बारे में सोच रहे था। आशु ने कोई एक्शन नहीं लिया। इसके बजाय उसने अंदर ही अंदर अपनी प्राइमोडियल एनर्जी आज सर्कुलेट करनी शुरू की और अपनी लाइफ सोल्स को स्विच करके देखने लगा कि क्या वो उस एंशिएंट मिरर के कंट्रोल से बाहर निकल सकता है। अगर वो उस एंशिएंट मिरर के कंट्रोल से बाहर नहीं निकल पाया तो आवेश मलिक से असल में फाइट करते वक्त उसे हर तरह से लिमिटेशंस का सामना करेगा। ऐसे में उसके लिए एडवांटेज लेना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। ट्रूथ लिसनर की एविल नलिफिकेशन एबिलिटी का भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। ये साफ था कि एंशिएंट मिरर की एबिलिटी किसी कस जैसी एविल फोर्स से नहीं जुड़ी थी। जब आशु ने गॉड्स लेयर्स मंत्रा और हेवन ओपनिंग स्क्रिप्चर ऑफ द हाईएस्ट एल्डर, जो तबूज को तोड़ने की एबिलिटी रखती थी, उसे एक्टिव किया, तब भी वो खुद को मिरर के कंट्रोल से आज़ाद नहीं कर सका। ये ना तो कज है ना ही तबू पावर, तो आखिर ये एंशिएंट मिरर किस तरह की पावर रखता है। आशु को अचानक एक अहम बात का एहसास हुआ। करिश्मा उसकी गोद में थी, लेकिन एंशिएंट मिरर में उसकी कोई रिफ्लेक्शन नहीं दिख रही थी। करिश्मा की शैडो क्यों गायब है? क्या इसलिए क्योंकि आवेश मलिक ने करिश्मा को टारगेट नहीं किया, या फिर करिश्मा में कुछ स्पेशल है? क्या वो एंशिएंट मिरर उस पर असर नहीं करता? अगर वजह यह है कि करिश्मा स्पेशल है तो उसमें ऐसा क्या खास है? आशु ने कुछ पल सोचा और उसे रियलाइज़ हुआ कि उसके और करिश्मा के बीच सबसे बड़ा फ़र्क ये था कि करिश्मा एक बार पहले ही मर चुकी थी और अब उसे किसी असली जिंदा इंसान की तरह नहीं गिना जा सकता। आशु ने एक बार फिर सोचा और अपनी प्राइमोडियल एनर्जी आर्ट को स्मॉल परफेक्शन ऑफ विजडम सूत्र पर स्विच कर लिया। उसका इरादा था कि सुप्रीम हेल किंग का इस्तेमाल करके एंशिएंट मिरर के कंट्रोल से बाहर निकला जा सके, लेकिन वो भी बेअसर रहा। जब आशु ने सुप्रीम हेल किंग एक्टिव करी तो जैसे ही उसकी नज़र आवेश मलिक पर पड़ी तो वो अवाक रह गया। उसने डिसबिलीफ में अपनी आंखें रब की और गौर से आवेश मलिक के शरीर को देखा, लेकिन नतीजा वही रहा। आवेश मलिक के शरीर पर उसे कोई सिन फ्लेम्स नज़र नहीं आ रही थी।
आशु अब तक ना जाने कितने इंसानों को सिनफ्लेम्स के साथ देख चुका था, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ था कि किसी के पास एक भी सिनफ्लेम ना हो। फर्क बस इस बात का होता था कि किसी के पास कितनी तादाद में वो होती हैं। लेकिन आवेश मलिक के शरीर पर तो एक भी सिनफ्लेम नहीं थी। वो अजीब हद तक बिल्कुल साफ था। ये मुमकिन ही नहीं है। इंसान जितना ज्यादा बुरा करता है, उसके ऊपर उतनी ही ज्यादा सिनफ्लेम्स दिखाई देती हैं। और आवेश मलिक तो फेडरेशन का नंबर 1 डेविल है। उसने अनगिनत जुर्म किए हैं, ना जाने कितने लोगों को मारा है। उसके पास एक भी सिनफ्लेम ना होना, ये कैसे हो सकता है? फेडरेशन का नंबर 1 डेविल होना तो छोड़ो, आशु ने सोचा, यहाँ तक कि कोई आम इंसान जिसने पूरी जिंदगी कोई बुरा काम ना भी किया हो, तब भी उसके शरीर पर कुछ ना कुछ सिनफ्लेम्स जरूर होती हैं। कुछ पल सोचने के बाद आशु को यही लगा कि आवेश मलिक ने जरूर कोई खास तरीका इस्तेमाल किया होगा जिससे उसने अपने शरीर की सारी सिनफ्लेम्स को क्लीन कर दिया। लेकिन उसने ये कैसे किया, इसका कोई अंदाज़ा आशु को नहीं था। क्योंकि सुप्रीम हेल किंग की पावर्स इनफेक्टिव थीं, आशु को अब कोई और तरीका सोचना पड़ा। उसने एक के बाद एक कई प्राइमोडियल एनर्जी आर्ट्स ट्राई की, लेकिन एंशिएंट मिरर के इन्फ्लुएंस को ब्रेक करने में पूरी तरह नाकाम रहा। अनूप भी क्लियरली अलग अलग कोशिशें कर रहा था, लेकिन आशु की तरह ही उसे भी कोई कामयाबी नहीं मिली। जब वे तीनों फाउंडिंग एम्परर टोम के सामने पहुंचे, तब तक भी वो एंशिएंट मिरर के कंट्रोल से बाहर नहीं निकल पाए थे। आवेश मलिक वहां रुका और उसने उनके सामने वो एंशिएंट मिरर लहराया। उसी पल दोनों को एक साथ अपनी आज़ादी वापस मिल गई, जिसके बाद आवेश मलिक मुस्कराते हुए बोला, इस एंशिएंट मिरर का नाम है यिन यांग मिरर। तुमने शायद इसके बारे में ना सुना हो, लेकिन पुराने वक्त में ये यिन यांग मिरर दुनिया के सभी गॉड्स को खौफजदा कर देता था। ये सोल्स को मिटा सकता है, लोगों को मार सकता है। मैंने तो बस इसका इस्तेमाल करके तुम दोनों की सोल्स में से एक को लॉक किया था। अगर तुम मेरे साथ फाउंडिंग एम्परर टोम के अंदर चलो, तो मैं वादा करता हूं कि उस सोल को यिन यांग मिरर से आज़ाद कर दूंगा। हाँ, अगर तुम अंदर नहीं जाना चाहते, तो ये सोल हमेशा के लिए यिन यांग मिरर में बंद रहेगी, और वक्त के साथ शायद पूरी तरह खत्म भी हो जाए। अगर किसी के पास सोल ना हो तो क्या होगा? अनूप ने पूछा। आवेश मलिक मुस्कुराया और बोला, सिंपल तरीके से समझाऊं तो यिन यांग मिरर किसी इंसान की सोल को 3 सोल्स और 7 सेंसेस में डिवाइड कर देता है। उनमें से एक सोल खो जाए तो भी बहुत बड़ी बात नहीं होती। तुम्हारे पास अभी भी 2 सोल्स और 7 सेंसेस बचे रहेंगे। तुम्हारे शरीर को कोई नुकसान नहीं हुआ है, तो इससे तुम मरोगे नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा तुम्हारी मेमोरी कमज़ोर हो जाएगी, और धीरे धीरे तुम पागल तक बन सकते हो। अनूप और आशु ने एक दूसरे की ओर देखा। आशु जानता था कि आवेश मलिक सिर्फ डराने के लिए नहीं कह रहा था। एंशिएंट मिरर में जो शैडोज थीं, वो यूं ही हवा में नहीं अपीयर हुई थीं। उनका उनके शरीरों से कोई ना कोई डीप कनेक्शन था। तभी अनूप के दिमाग में एक ख्याल आया। वो उस यिन यांग मिरर को घूरते हुए बोला, क्या ये वही एंशिएंट मिरर है जिसे जानबाज दल और कमूल डायनेस्टी के वक्त गॉड्स की जंग में इस्तेमाल किया गया था? वो सुप्रीम ट्रीजर यिन यांग मिरर। आवेश मलिक हल्का सा हंसते हुए बोला, लड़के, काफ़ी नॉलेजेबल हो तुम। लेकिन उसे सुप्रीम ट्रीजर कहना ज़रूरत से ज़्यादा है। यह असल में एक मिथिकल कंपेनियन बीस्ट का मैनिफेस्टेशन है। हाँ, इतना ज़रूर है कि ये आम मिथिकल क्रिएचर से थोड़ा ज़्यादा पावरफुल है। टेरर ग्रेड कंपेनियन बीस्ट। आशु की नज़र यिन यांग मिरर पर जमी रह गई। आवेश मलिक ने अपनी आंखें थोड़ी छोटी की और कहा, तुम टेरर ग्रेड के बारे में पहले से जानते हो, ये सोचकर ही हैरानी होती है। हाँ, यिन यांग मिरर सच में टेरर ग्रेड पर है। अगर मैं तुम्हें मारना चाहता तो बस एक ख्याल की बात होती। इसलिए तुम्हें इस बात की फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं कि मैं तुम्हें मार दूंगा, क्योंकि जब चाहूँ तब तुम्हें मार सकता हूँ। तुम्हें फाउंडिंग एम्परर टोम के अंदर भेजने के लिए मुझे कोई चाल चलने की ज़रूरत नहीं। बस तुम मेरी थोड़ी मदद करो, मैं जो चीज़ लेने आया हूँ वो मुझे मिल जाए, फिर तुम पूरी तरह से आज़ाद हो सकते हो। और हाँ, वो आगे बोला, मैं फाउंडिंग एम्परर टोम से बस एक ही चीज़ लूँगा, बाकी सब कुछ तुम्हारा। ताकत तुम्हारे पास है तो फैसला भी तुम्हारा ही होगा। अनूप ने कंधे उचका कर कहा। आशु ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी चुप्पी ही उसकी सहमति थी। हालांकि मन ही मन वो सोच रहा था, अगर यिन यांग मिरर जैसा कंपेनियन बीस्ट टेरर ग्रेड अचीव कर सकता है, तो टॉर्च ड्रैगन जैसे इवोल्वेबल एट्रीब्यूट वाले कंपेनियन बीस्ट्स भी टेरर ग्रेड तक पहुंच सकते हैं। लेकिन मैं उन्हें एडवांस कैसे कराऊं? आशु को याद आया कि दी सेलेस्तारा ने कहा था, सिर्फ टेरर ग्रेड ही टेरर ग्रेड को हरा सकता है। उसके पास भले ही कई कंपेनियन बीस्ट्स थे, लेकिन उनमें से कोई भी टेरर ग्रेड तक नहीं पहुंचा था। ऐसे में यिन यांग मिरर को हराना आसान नहीं होगा। अब टेरर ग्रेड तक पहुंचने का तरीका ढूंढने में बहुत देर हो चुकी है। क्या कोई ऐसा रास्ता है जिससे मैं यिन यांग मिरर को बाईपास करके आवेश मलिक को ही मार सकूं? आशु सोचने लगा। उसे लगा कि शायद उसके पास एक चांस हो सकता है। आवेश मलिक काफ़ी जख्मी था। उसने खुद कहा था कि उसकी बॉडी ठीक स्टेट में नहीं है, और अगर उसे बाहर से कोई मदद ना मिले तो शायद वो ज़्यादा दिन जिंदा ना रह पाए।
आवेश मलिक ने कहा, अपना अर्थ एलिमेंटल बीस्ट बुलाओ और इसे हमारे साथ फाउंडिंग एम्परर टोम के अंदर लेकर जाओ। तुम्हें अर्थ एस्केप का इस्तेमाल उसी कोऑर्डिनेट के मुताबिक करना होगा जो मैंने बताए हैं। ना 1 इंच ज़्यादा, ना 1 इंच कम, वरना हम तीनों उसी के अंदर मर जाएंगे, कोई भी नहीं बचेगा। 612 गोल्डमैन। उसे आवेश मलिक पर एक ऐसा जानलेवा हमला करना था जो उसे पलटकर अटैक करने का मौका ही ना दे, वरना आशु उस टेरर ग्रेड यिन यांग मिरर का मुकाबला नहीं कर पाता। एब्सोल्यूट कॉन्फिडेंस के बिना आशु बस दिखावे की तहजीब ओढ़े हुए बैठा रहा और आवेश मलिक की बातों को गौर से सुनता रहा। तीनों लोग अर्थ एलिमेंटल बीस्ट की पीठ पर बैठ गए। आशु ने अर्थ एलिमेंटल बीस्ट को कंट्रोल किया और वो कोऑर्डिनेट सेट किए जो आवेश मलिक ने बताए थे, ताकि वो उन्हें फाउंडिंग एम्परर टोम के अंदर ले जा सके। अर्थ एलिमेंटल बीस्ट तीनों को साथ लेकर जमीन में दाखिल हो गया। जब आशु की नज़रें दोबारा क्लियर हुईं तो उसने देखा कि अर्थ एलिमेंटल बीस्ट का शरीर एक बड़े से स्टोन पिलर पर आकर रुका हुआ था। वो स्टोन पिलर करीब 4 मीटर चौड़ा और 30 मीटर से भी ज़्यादा ऊंचा था। उस पिलर के नीचे सिल्वर जैसा लिक्विड धीरे धीरे फ्लो हो रहा था। इस ह्यूज अंडरग्राउंड वर्ल्ड में हर कुछ 100 मीटर की दूरी पर एक एक बड़ा स्टोन पिलर खड़ा था, लेकिन सभी स्टोन पिलर छत से जुड़े हुए थे। सिर्फ वही पिलर जिस पर वो खड़े थे बीच से टूटा हुआ था। पूरे अंडरग्राउंड वर्ल्ड में उन स्टोन पिलर्स के अलावा बस एक ही चीज़ थी, वो थी नीचे फैला हुआ सिल्वर लिक्विड। अगर अर्थ एलिमेंटल बीस्ट की अर्थ एस्केप ज़रा भी इधर उधर हो जाती तो तीनों बिना किसी शक उसी सिल्वर लिक्विड में लैंड होते। आशु और अनूप की नज़र जब उस लिक्विड पर पड़ी तो उन्होंने उसे गौर से देखा। ये देखकर आवेश मलिक बोला, वो जो लिक्विड है वो मरकरी है। इंसानों के लिए ये बेहद जहरीला होता है, लेकिन हमारी फिजीक को देखते हुए ये मरकरी हमारे लिए उतना खतरनाक नहीं है। हमारे शरीर को इससे कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन डायमेंशनलाइजेशन के बाद अब इस मरकरी में एक बहुत ही खतरनाक डायमेंशनल क्रिएचर है। अगर हम उसमें गिर गए तो शायद मैं भी जिंदा बाहर ना निकल सकूं। वो कौन सा डायमेंशनल क्रिएचर है? आशु ने पूछा। खुद ही देख लो, आवेश मलिक ने कहा, जिसके बाद उसने एक रेड जैसे दिखने वाले बीस्ट को बुलाया और उसे मरकरी में छलांग लगाने का हुक्म दिया। वो छोटा बीस्ट सिल्वर लिक्विड के सरफेस पर 2 बार ऊपर नीचे हुआ और उसी पल उसके चारों तरफ का मरकरी कंडेंस होकर अचानक एक अजीब से क्रिएचर में फॉर्म होने लगा। वो क्रिएचर एक स्नैक की तरह दिखता था, लेकिन उसकी पीठ पर विंग्स थे। उसने एक ही झटके में उस छोटे बीस्ट को निगल लिया। जैसे ही वो छोटा बीस्ट उस क्रिएचर की लार से टच हुआ तो उसका शरीर तुरंत सड़ने लगा और 1 सेकंड से भी कम वक्त में वो मेल्ट हो गया। ये नज़ारा देखकर आशु और अनूप दोनों सन रह गए। इतने कम वक्त में पूरी तरह निगला जाना और उस मरकरी जैसे मॉन्स्टर का जो ऑरा था वो वाकई में टेरिफाइंग था। इसमें कोई शक नहीं कि वो मिथिकल क्लास का मॉन्स्टर था। इतना घबराने की ज़रूरत नहीं है। जब तक तुम मरकरी को छुओगे नहीं तब तक वो ट्रिगर नहीं होगा। आवेश मलिक ने ये कहते हुए एक बर्ड को बुलाए और उसकी पीठ पर सवार होकर अंडरग्राउंड वर्ल्ड के अंदर की तरफ उड़ गया। आशु ने अर्थ एलिमेंटल बीस्ट को वापस टैटू फॉर्म में भेज दिया और अनूप की तरह एक उड़ने वाले माउंट को बुला लिया। फिर दोनों आवेश मलिक के साथ उस अंडरग्राउंड वर्ल्ड की गहराई में उड़ चले। कहते हैं कि फाउंडिंग एम्परर टोम बेहद खतरनाक है, लेकिन अभी तक तो कुछ खास नहीं लग रहा। अनूप ने चारों ओर नज़र डालते हुए कहा, लेकिन उसे कहीं कोई खतरा नजर नहीं आया। हम अभी फाउंडिंग एम्परर टोम के मेन एंट्रेंस में घुसे ही कहाँ हैं? आवेश मलिक ने बेरुखी से जवाब दिया। आशु लगातार ट्रुथ लिस्नर की हेल्प से सामने के इलाके को स्कैन कर रहा था। उसे पहले ही दिखाई देने लगा था कि मरकरी के इस समुद्र के छोर पर एक बहुत बड़ा मेटल डोर मौजूद था। उस मेटल डोर के बीचों बीच थी एक ओपनिंग, या यूं कहें कि स्लॉट था। ऐसा लग रहा था मानो वो किसी एंशिएंट स्वॉर्ड के लिए बना हो। जल्द ही तीनों उस मेटल डोर तक पहुंच गए। आवेश मलिक ने उस स्लॉट की तरफ इशारा करते हुए कहा, एम्परर किन स्वॉर्ड को इसमें इंसर्ट करो। इस दरवाजे के खुलते ही हम असली फाउंडिंग एम्परर टोम में एंटर होंगे। अनूप थोड़ी देर तक झिझका, लेकिन उसकी जान अभी भी आवेश मलिक के हाथों में थी। उसके पास और कोई चॉइस नहीं थी। वो एहतियात बरतते हुए एम्परर किन स्वॉर्ड लेकर आगे बढ़ा। पूरी तरह से खुद की प्रोटेक्शन को एंश्योर करने के बाद उसने बहुत एहतियात से वो स्वॉर्ड उस स्लॉट में डाल दी। जब एम्परर किन स्वॉर्ड पूरी तरह से अंदर चली गई तो उन तीनों के कानों में एक तेज क्रैक जैसी आवाज़ आई। अनूप लाइटनिंग की रफ्तार से पीछे की तरफ उड़ा, लेकिन दरवाज़ा धीरे धीरे खुलने लगा और उसके पीछे का नज़ारा रिवील हो गया। जब आशु ने अंदर का नज़ारा देखा तो वो खुद को चौंकने से नहीं रोक पाया। दरवाजे के पीछे एक काफ़ी बड़ी एंशिएंट सिटी थी। उस एंशिएंट सिटी में एंशिएंट पैलेसेस की एक लंबी सीरीज फैली हुई थी और सड़क के दोनों तरफ हथियार पकड़े हुए कई ब्रोंजमैन खड़े थे। सड़क के बीचों बीच भी कुछ ब्रोंज कैरेज के स्टैच्यूज मौजूद थे। लंबी सड़क के आखिरी सिरे पर एक मैजेस्टिक टेम्पल जैसे पैलेस के सामने 12 गोल्डमैन बैठे थे। हर गोल्डमैन बैठे हुए भी 30 फीट ऊंचा था, मानो वे गोल्डन डिवाइन जनरल्स हों जो उस पैलेस को गार्ड कर रहे हों। शश! जैसे ही तीनों ने दरवाज़ा पार किया, लंबी सड़क पर खड़े सभी ब्रोंजमैन ने अपने हथियार उठा लिए और आशु और बाकी दो की तरफ देखने लगे।
ये ब्रोंज मैन उस मौसोलियम की परिफेरी में देखे गए ब्रोंज मैन जैसे ही थे, लेकिन मौसोलियम की परिफेरी वाले ब्रोंज मैन आमतौर पर बिना किसी हथियार के होते थे और उनके पास कोई हथियार नहीं होता था। वहीं यहाँ मौजूद ब्रोंज मैन में से हर एक के हाथ में स्पीयर या स्वॉर्ड थी। जैसे ही ब्रोंज मैन की स्वॉर्ड्स म्यान से बाहर निकली, उनके झुंड ने आशु और टीम की तरफ दौड़ लगा दी। इन मामूली ब्रोंज मैन को मुझ पर छोड़ दो। अनूप ने आगे बढ़कर खुद ही अटैक करने की पहल की। ब्रोंज मैन कंपेनियन एग्स वैसे ही बहुत रेयर होते हैं और ये तो वेपन से लेस थी। अगर इनमें से कुछ कंपेनियन बीस्ट्स ड्रॉप हो जाएं तो उनकी वैल्यू यकीनन काफ़ी ज़्यादा होगी। लेकिन जब अनूप अंदर घुसा तो उसे एहसास हुआ कि ये ब्रोंज मैन किसी दूसरे डायमेंशनल क्रिएचर्स जैसे नहीं थे, ये तो असली बैटल्स लड़ चुके योद्धाओं जैसे लग रहे थे। वे कतारों में आगे बढ़े और एक बैटल फॉर्मेशन बनाकर लगातार चारों तरफ से घिरे हुए अनूप पर हमला करने लगे। शुक्र है कि अनूप की मूवमेंट टेक्निक बेहद पावरफुल थी। उसके हाथों की तेजी ऐसी थी कि वो बिना किसी सेफ्टी के हाथों से ही वाइट ब्लेड्स को छीन लेता और इसी तरह वो आसपास के ब्रोंज मैन से उनके सारे हथियार छीनता जा रहा था। कट! एक ब्रोंज मैन की गर्दन अनूप ने उसी की ब्रोंज स्वॉर्ड से काट दी। वो रास्ता बनाते हुए ऐसे आगे बढ़ रहा था मानो कोई किलिंग मशीन हो। उसकी मूवमेंट हो या अटैकिंग स्टाइल, सब कुछ कमाल का था, जिसे देखकर लग रहा था कि हजारों की फौज भी उसे रोक नहीं सकती थी। जब उसने दर्जनों ब्रोंज मैन को मार गिराया तो आखिरकार एक कंपेनियन एग ड्रॉप हुआ। अनूप वाकई में बहुत फास्ट था। कंपेनियन एग जमीन पर गिरने से पहले ही उसने उसे पकड़कर अपने पास रख लिया। वो और ब्रोंज मैन को मारने ही वाला था कि तभी उसकी नज़र एक गोल्ड मैन पर पड़ी जो अचानक खड़ा हो गया था। जो गोल्ड मैन बैठे हुए 30 फीट ऊंचा था, वो खड़ा होते ही और भी ज़्यादा मैजेस्टिक और खौफनाक लगने लगा। वो गोल्ड मैन पत्थर की सीढ़ियों पर कदम रखते हुए नीचे उतरा और लंबी सड़क पर आगे बढ़ने लगा। हर कदम के साथ उसकी रफ्तार बढ़ती जा रही थी। कुछ ही पलों में वो एक दहाड़ते शेर की तरह दौड़ पड़ा। जब वो अनूप से लगभग 100 मीटर दूर था तो उसने जोर से छलांग लगाई और ऊपर से सीधा अटैक करने के लिए अपना मुक्का उठा लिया। अनूप ने भी एक पल की देरी नहीं की। उसने अपना कंपेनियन बीस्ट बुलाया और उसे एक ब्रेसर में ट्रांसफॉर्म कर दिया जो उसके मुके और हाथ को पूरी तरह कवर कर रहा था। फिर बिना एक इंच पीछे हटे उसने डायरेक्ट उस गोल्ड मैन की फिस्ट का सामना किया। बूम! जब दोनों फिस्ट आपस में टकराईं तो अनूप तुरंत हवा में उछलकर पीछे जा गिरा। वो जमीन पर दूर तक लुढ़कता चला गया और तभी रुका जब उसकी पीठ सिटी की दीवार से टकराए। जूनियर ब्रदर, लगता है मेरी राह यहीं खत्म होती है। अब आगे का सब तुम्हारे हवाले है। तुम्हें जिंदा निकलना ही होगा। अनूप ने कुछ बार उठने की कोशिश की लेकिन नाकाम रहा। उसके मुंह से लगातार खून बह रहा था। जैसे ही उसने ये शब्द कहे वो जमीन पर गिर पड़ा। ना कोई धड़कन थी, ना सांस, ऐसा लग रहा था जैसे उसकी मौत हो चुकी हो। आवेश मलिक ने एम्परर किन स्वॉर्ड उठाए और उसे अनूप की थाई में घुसेड़ दी। मगर अनूप की डेड बॉडी एकदम शांत पड़ी रही, उसकी मसल से कोई भी रिएक्शन नहीं आया। देखने से तो लगता है ये वाकई मर गया है। अच्छा खासा शरीर यूं ही बर्बाद नहीं होने देते हैं। इसका दिल निकाल लो और खाने में इस्तेमाल करो। आवेश मलिक ने कहते हुए उसका सीना चीरने के लिए स्वॉर्ड उठाई ही थी। खां, मैं अभी भी बच सकता हूँ। अनूप अचानक फिर से उठ बैठा। उसकी धड़कन और सांसें वापस आ चुकी थीं। वो हल्की सी सूखी हंसी हंसने लगा। आशु, अब ये काम तुम्हारे हवाले है, आवेश मलिक ने कहा जब उसने उस तरफ इशारा किया जहां गोल्डन मैन चलता हुआ आ रहा था। तुम्हारा ये यांग मिरर तो बहुत पावरफुल है, तुम उसे ही यूज़ क्यों नहीं कर लेते? इतनी मेहनत करने की क्या ज़रूरत? आशु ने कहा। बदकिस्मती से यिन यांग मिरर सिर्फ उन लाइफ फॉर्म्स पर काम करता है जिनमें फ्लैश और ब्लड होता है। ऐसे गोल्ड मैन पर इसका ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता। आवेश मलिक ने बिना किसी झिझक के यिन यांग मिरर की कमज़ोरी जाहिर कर दी। आशु को नहीं पता था कि वो सच कह रहा है या नहीं, लेकिन उसके पास कोई और चॉइस नहीं थी। उसने टायरेंट बेहेमोथ को बुलाया और उसे गोल्ड मैन से फाइट करने के लिए भेज दिया। गोल्ड मैन की स्ट्रेंथ और डिफेंस दोनों ही बहुत स्ट्रॉन्ग थे। वो टायरेंट बेहेमोथ से फाइट करते हुए किसी भी तरह से कमज़ोर नहीं लग रहा था। आखिरकार आशु को टायरेंट बेहेमोथ को एब्सोल्यूट स्ट्रेंथ एक्टिवेट करने के लिए कहना पड़ा ताकि वो जल्दी से उस गोल्ड मैन को ख़त्म कर सके। एब्सोल्यूट स्ट्रेंथ के सप्रेशन के अंडर में टायरेंट बेहेमोथ ने तुरंत ही गोल्ड मैन को पीछे धकेल दिया। वो अपना डिफेंस सही से सेट नहीं कर पाया था और अब उसे भारी डैमेज मिलने ही वाला था कि तभी एक और गोल्ड मैन तेजी से नीचे उतरा और फाइट में शामिल हो गया। दूसरे गोल्ड मैन के आने से पहला वाला और ज़्यादा स्ट्रोंग हो गया। फिर भी वो टायरेंट बेहेमोथ के सामने टिक नहीं पा रहे थे। इसके बाद एक एक करके बाकी गोल्डन मैन भी नीचे आने लगे। उन्होंने मिलकर टायरेंट बेहेमोथ पर अटैक कर दिया और उनका कोऑपरेशन लगभग परफेक्ट था। गड़बड़ है। आशु को तुरंत सिचुएशन समझ आ गई। ये 12 गोल्डन मैन कुछ अंडरग्राउंड समुद्र में मौजूद 9 ब्लैक ड्रैगन जैसे ही थे, जिसका मतलब है कि ये एक दूसरे की पावर आपस में शेयर कर सकते थे।
जब 7 गोल्ड मैन फाइट में शामिल हो गए तो उनकी स्ट्रेंथ अब उस टायरेंट बेहेमोथ के बराबर हो गई थी जिसने अपना इनविंसिबल व्हील ऑफ डेस्टिनी एब्सोल्यूट स्ट्रेंथ एक्टिवेट कर रखा था। मगर अब टायरेंट बेहेमोथ के लिए किसी भी तरह की एडवांटेज लेना मुश्किल हो गया था। टायरेंट बेहेमोथ अब दबाव में आ चुका है। अब तो तुम्हें कुछ करना चाहिए, है ना? आशु ने आवेश मलिक की तरफ देखते हुए कहा। आवेश मलिक मुस्कुराया और बोला, तुम्हें बस इतना करना है कि उस पैलेस के सामने खड़े 12 गोल्डमैन को नीचे की तरफ खींच लाओ। मैं टेम्पल के अंदर जाकर एक चीज़ लूंगा और फिर हम तुरंत यहाँ से निकल जाएंगे। ज्यादा देर नहीं लगेगी। आशु जानता था कि आवेश मलिक उसे फाउंडिंग एम्परर टोम में यूं ही नहीं लाया था। सिर्फ अर्थ एलिमेंटल बीस्ट उधार लेने की बात एक बहाना भर थी, इसके पीछे जरूर कोई और इरादा था। अब सीढ़ियों से और भी गोल्डन मैन नीचे उतरने लगे। जब 10 गोल्ड मैन ने मिलकर टायरेंट बेहेमोथ को घेर लिया तो वो साफ तौर पर सप्रेस होने लगा। ऐसा लग रहा था कि वो ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएगा। मुझे डर है कि जब तक सभी 12 गोल्ड मैन नीचे आएंगे तब तक टायरेंट बेहेमोथ जिंदा ही नहीं बचेगा। बेहतर होगा कि तुम अभी से कोई प्लान बना लो। आशु ने सच ही कहा। भले ही टायरेंट बेहेमोथ कितना भी पावरफुल हो, 12 गोल्ड मैन से अकेले लड़ना नामुमकिन था। इन गोल्ड मैन की स्ट्रेंथ और फिजिक पहले से ही बेहद स्ट्रोंग थी। ऊपर से ये एक दूसरे की पावर भी बोरो कर सकते थे। एब्सोल्यूट स्ट्रेंथ के बावजूद टायरेंट बेहेमोथ अब हार की कगार पर पहुंच चुका था। छोड़ो, बाकी के 2 मैं खुद ही संभाल लूंगा, आवेश मलिक ने कहा और सीधे उस पैलेस की ओर दौड़ पड़ा जिसे 12 गोल्डन मैन गार्ड कर रहे थे। आशु ने देखा कि वो यिन यांग मिरर हाथ में लिए बैटलफील्ड के ऊपर किसी अजीब बर्ड की तरह उड़ता हुआ पैलेस की तरफ बढ़ रहा था। उसका इरादा साफ था, वो सीधे टेम्पल के अंदर दाखिल होना चाहता था। जो 2 गोल्ड मैन अब तक नीचे नहीं आए थे उन्होंने तुरंत आवेश मलिक का इरादा भांप लिया। वे पैलेस के दरवाजे के सामने खड़े हो गए और उस पर जबरदस्त पंच बरसाने के लिए तैयार हो गए। आवेश का शरीर हवा में था, तभी उसकी उंगली में मौजूद एक रिंग स्पिन होने लगी। फिर आशु ने देखा कि उसका शरीर अचानक गायब हो गया। अगले ही पल वो सीधे पैलेस के दरवाजे के सामने अपीयर हो गया। टेलीपोर्टेशन एबिलिटी। क्या आवेश मलिक जो प्राइमोडियल एनर्जी आर्ट प्रैक्टिस करता है वो स्पेशल टाइप की है? जब तक आशु ये सब सोच ही रहा था, आवेश मलिक जोर से पैलेस के दरवाजे से जा टकराया।